मैं एक प्रॉपर कंजर्वेटरी ट्रेन्ड एक्टर हूँ। मुझे एक करप्ट ऑफिशियल का रोल दो और मैं मुंह में नूडल्स ठूस रहा हूँगा, हर बाइट के साथ लहसुन चबाते हुए, और पूरी ऑडियंस खड़ी हो जाएगी ये कहने के लिए कि मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे एक प्रेडेटर का रोल दो और मेरे चेहरे पर ऐसा डरावना लुक होगा कि देश भर के पेरेंट्स बच्चों को डराने के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब मैं एक परफॉर्मेंस रियलिटी शो के लिए साइन अप करता हूं, तो एक नेपोटिज्म वाला बंदा आकर मेरी जगह छीन लेता है। डिटेक्टिव का रोल जो हक से मेरा था, मुझसे छीन लिया जाता है और उसकी जगह एक ड्रग एडिक्ट का रोल दे दिया जाता है। मैं अपने नए असाइनमेंट को घूरता हूँ, मेरा दिल पत्थर की तरह डूब जाता है। अब यहाँ परफॉर्म करने के लिए बचा ही क्या है। मैं भी बड़बड़ा ही रहा होता हूँ कि मेरे दिमाग में एक तेज़ इलेक्ट्रॉनिक आवाज़ गूंजती है। मुबारक हो यूज़र, मेथड इमर्शन सिस्टम अब एक्टिव है। टारगेट रोल का पता चला, ड्रग एडिक्ट। यूज़र को इनाम के तौर पर 10 साल के एडिक्ट का पूरा फिजिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है। मैं जम जाता हूँ, ये तो पूरा गेम बदल देगा। लेकिन अगले ही पल मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है। मैं एक बड़ी सी उबासी लेता हूँ। और इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी जज ओवेन गुस्से से चिल्लाते हैं। उनका चेहरा बेचैनी से काला पड़ जाता है। असेसमेंट अब शुरू होता है। दोनों कंटेस्टेंट्स अपने अपने रोल के हिसाब से पोजीशन लें। कमरे के बीच में रखी टेबल और कुर्सियां इंटेरोगेशन सेट का काम करेंगी। वो आखिरी शब्द बोल भी नहीं पाते कि मैं चिल्लाता हूँ, रुकिए, बस मुझे 1 सेकंड और दीजिए। मैं घूमता हूँ और कमरे के कोने की तरफ भागता हूँ। मैं नीचे झुककर बैठ जाता हूँ और सूखी उल्टियां करने लगता हूँ। कमरे में मौजूद हर कोई जाम जाता है। आखिर ये कर क्या रहा है? जैकरी, जिसने मेरा डिटेक्टिव का रोल चुराया था, पलक तक नहीं झपका था। वो अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठता है जैसे वो जगह उसी की हो। इतना नर्वस कि उल्टी कर दे, वो ताना मारता है। ये तो बहुत कमज़ोर मेंटल गेम है। तुम्हारे सामने कैमरा रख दें तो पता नहीं क्या गड़बड़ कर दोगे। जज ओवेन उसे घूर कर देखते हैं। जैकरी, कैरेक्टर में आओ। ज़रूर, जैकरी मुस्कुराते हुए जवाब देता है। मेरे कोने में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर टूट रहा है। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी चीज को हाथ नहीं लगाया, लेकिन अभी मेरे हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरे पेट में तूफान सा उठ रहा है। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं और मुझे ठंडा पसीना आ रहा है। ये नॉर्मल नहीं है। मैं कुछ देर पहले सिस्टम की आवाज़ के बारे में सोचता हूँ, तो क्या मैं सच में एक एडिक्ट बन गया हूँ? क्या मैं वापस नॉर्मल हो सकता हूँ? ये ख्याल दिमाग में आता ही है कि सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंजती है। रोल स्टेट डीएक्टिवेट। स्विचिंग पूरा हुआ। एक पल में मैं वापस नॉर्मल हो जाता हूँ। सारे सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। मैं बस वहीं टूटने ही वाला था। शुक्र है मैं वापस बदल सकता हूँ। ये सिस्टम बिल्कुल पागल है। ये मुझे सच में उस रोल की फिजिकल रियलिटी में बदल सकता है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। एक ड्रग एडिक्ट का रोल प्ले करो और मैं सच में वैसा बन जाता हूँ। अचानक जज ओवन मेरे पीछे से जोर से चिल्लाते हैं, ईथन, तुम तैयार हो या नहीं? और देर की तो तुम बाहर हो। तैयार हूँ, मैं बिना मुड़े जवाब देता हूँ। मैं अपना ध्यान लगाता हूँ और खुद को वापस एडिक्ट के रोल में डाल लेता हूँ। मैं धीरे से उठता हूँ। मैं कांपते हुए मुड़ता हूँ, लड़खड़ाते हुए कमरे के दूसरी तरफ जैकरी का सामना करने के लिए कुर्सी पर गिर सा जाता हूँ। कमरे में मौजूद सब लोग शांत हो जाते हैं। इसके चेहरे का रंग ऐसा क्यों हो गया है? जज ओवेन एक्शन बोलते हैं। असेसमेंट ऑफिशियल तौर पर शुरू होता है। जैकरी इंटेरोगेटर और अंडरकवर डिटेक्टिव का रोल कर रहा है। उसे एक तीखी नज़र और कमांडिंग डरावनी बॉडी लैंग्वेज दिखानी है। तो जैकरी बिल्कुल सीधा और शांत बैठा है। कोई मुस्कान नहीं। उसका एक्सप्रेशन सख्त है, लेकिन कमियां साफ दिख रही हैं। एक तो उसने पूरा मेकअप किया हुआ है और उसकी नज़र तीखी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अजीब है। उसके सामने मैं एक ऐसे एडिक्ट का रोल कर रहा हूँ जो इंटेरोगेशन में टूट रहा है। एक पूरा विड्रॉल का सीन। मेरे पास 10 लाइंस हैं, बिल्कुल सिंपल। जैसे ही हम शुरू करते हैं, मैं सीधा कैरेक्टर में चला जाता हूँ। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मेरा चेहरा बीमारों जैसा पीला पड़ गया है। मैं वहां बैठा हूँ, एक हाथ से अनजाने में अपने बाजू को खुजला रहा हूँ। ठंडा पसीना मेरी गर्दन भिगो रहा है। मेरी शर्ट पूरी भीग चुकी है। देखो कॉमरेड, तुम्हारे तुम्हारे पास स्मोक है? बस एक। जैकरी पलक झपकाता है, लेकिन हिलता नहीं। उसकी आंखों में शक भरा है। क्या ये लड़का एक्टिंग कर रहा है या ये असली है? उसका चेहरा सिलेटी हो गया है और उसकी आंखें इतनी लाल कब हो गईं?
ऐसा नहीं हो सकता कि इसके साथ सच में कुछ गलत हो, है ना? मैं ज़बरदस्ती एक गहरी उबासी लेता हूँ और अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा शरीर पहले से ही कांप रहा है। मैं सच में नहीं जानता कि तुम्हारा सप्लायर कौन है। कॉमरेड, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? तुम बस मुझे ऐसे घूर रहे हो। मैं एक और उबासी लेता हूँ। इससे कुछ नहीं होगा। प्लीज़, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। बस मुझे एक दे दो, एक स्मोक। मैं मुश्किल से शब्द बोल पा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर अब ऐंठ रहा है। मेरी आंखें पूरी लाल हो चुकी हैं और कुछ बदल रहा है। मैं बदलने लगा हूँ। मेरे सामने जैकरी अपनी सीट पर हिलता है। शुरुआत वाला उसका घमंडी रिलैक्स्ड पोस्चर अब एक सावधान डिफेंसिव पोस्चर में बदल जाता है और उसकी आंखों में अब कोई परफॉर्मेंस नहीं बची है, सिर्फ असली डर। ये लड़का तो सीधा विड्रॉल से गुजर रहा है ना? क्या तुम एक्टिंग करके ऐसी हालत में आ सकते हो? जैकरी अपना सर एक तरफ घुमाता है और जज ओवेन पर एक नजर डालता है। तीनों जजेस एक दूसरे को देखते हैं और कोने में खड़े 2 कैमरा क्रू के लड़के भी एक ही बात सोचते हैं। ये लड़का तो सच में विड्रॉल में लग रहा है। मेरा चेहरा अजीब सा हो जाता है। मैं अपने हाथों से पसीना पोंछता रहता हूँ। मैं जैकरी को एक तेज़ और पागलों जैसी नज़र से देखता हूँ। सोचते हो कि मेरा मुंह खुलवा लोगे? मुझे एक सिगरेट दे दो, वरना मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। क्या देख रहे हो? हाँ, आगे बढ़ो, मारो मुझे, चलो मारो मुझे। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। तुम सच में मुझे मारना चाहते हो, है ना? तो करो, चलो, मारो मुझे, मार डालो मुझे। आखिरी कुछ शब्द मेरे गले से एक पूरी दहाड़ बनकर निकलते हैं। जैकरी मेरी आंखों से, मेरे चेहरे से हिल जाता है। वो तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लड़खड़ाते हुए 1, 2, 3 कदम पीछे जाता है। उसके चेहरे पर साफ डर है। कुर्सी उसके पीछे जमीन पर गिरती है। तीनों जजेस एक ही पल में खड़े हो जाते हैं। वो मुझे देखते हैं, बिल्कुल हैरान। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया है, मेरी हालत को और ज्यादा खतरनाक होते देखकर। जज ओवेन जल्दी से मास्टर जो के पास जाकर धीरे से कहते हैं, मास्टर जो भी घबराए हुए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो बस मुझे घूर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे, क्या ये नौजवान परफॉर्म कर रहा है या ये असली विड्रॉल है। इस वक्त तक मैं अपनी 10 में से 7 लाइंस बोल चुका था, खासकर वो आखिरी वाली। मेरी आवाज में पागलपन, हिस्टीरिया और वो आखिरी लाइंस, मारो मुझे, मार डालो मुझे, सब उसी वक्त इम्प्रोवाइज किया था और उसका असर जबरदस्त था। मास्टर जे को अपने पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े होते महसूस होते हैं। अगर ये सच में एक परफॉर्मेंस है, अगर ये आपको महसूस करा सकती है कि आप वहीं हैं, आपको सच में शक करने पर मजबूर कर सकती है कि ये लड़का सच में विड्रॉल में है या नहीं, तो ये एक्टिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। कोने में दोनों कैमरा वाले आपस में बात करते हैं। हे भगवान भाई, क्या ये लड़का सच में विड्रॉल से गुजर रहा है? मुझे तो असली लग रहा है। क्या हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? अपने काम से काम रख। बॉस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, बस फिल्मिंग करते रहो भाई। मुझे लगता है वो अब वापस से बाहर होने वाला है। अगर उसने सच में टेबल पलट दी तो? क्या हमें बीच में जाना होगा? मैंने सुना है विड्रॉल वाले लोग पागल कुत्तों जैसे होते हैं। एक बार काट लिया तो रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाता। एक जोर की आवाज उसकी बात काट देती है। मैं अब पूरी तरह खो चुका हूँ। विड्रॉल ने मुझे पूरी तरह जकड़ लिया है। मैं फट पड़ता हूँ। टेबल हवा में उड़ जाती है। एक हल्की गुर्रानी की आवाज मेरे गले से निकलती है। सब कुछ गलत है, हर चीज दुश्मन है। मैं शांत बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता। बेचैन गुस्से में एक पिंजरे में बंद जानवर की तरह जल रहा हूं, जो अपने पास की हर चीज को फाड़ देना चाहता है। मैं एक कश दूं। मैं घुर्राता हूं, फिर मैं सीधा जैकरी पर झपटता हूं। इस अचानक हमले से उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाता है, लेकिन घबराहट में उसका बायां पैर उसकी दाईं एड़ी से टकरा जाता है और वो जोर से नीचे गिरता है फर्श पर। बस ये एक आग लगाने जैसा था। मैं हमला करता हूँ। मेरा घुटना जैकरी की छाती में जोर से लगता है और उसे दबा देता है। मुझे एक कश दो। मैं उसके चेहरे पर चिल्लाता हूँ, मुझे एक कश दो। एक हाथ जैकरी का गला पकड़ लेता है, दूसरा उसकी जेबों को फाड़ता है, ढूंढते हुए। पागलों की तरह जैकरी इतना डर जाता है कि उसे अपने हाथ पैर महसूस नहीं हो रहे। बचाओ, वो चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो। जज ओवेन आखिरकार गुस्से में आ जाते हैं, कमरे के पार से चिल्लाते हुए,
ईथन, ये क्या कर रहे हो? कोई वहां जाकर उसे हटाओ। कोने में खड़े दोनों कैमरा वालों का दिल डूब जाता है। ये असली है, वो सच में विड्रॉल में है। हमें अभी पुलिस को बुलाना होगा। वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं और तभी मेरा हाथ जैकरी की जेब में सिगरेट के पैकेट पर पड़ता है। मैं घूमकर कोने में सिमटकर फर्श पर बैठ जाता हूँ। कांपते हाथों से मैं एक सिगरेट निकालने में कामयाब हो जाता हूँ। लाइटर बार बार मेरी उंगलियों से फिसलता है। आखिरकार मैं उसे जला लेता हूँ। मैं एक लंबा कश लेता हूँ। आंसू, नाक का पानी और थूक सब मेरे चेहरे पर मिले हुए हैं। एक लंबा सांस धुएं का बाहर निकलता है। मैं खुद से बड़बड़ाता हूँ, आह, इसके लिए मर भी सकते हैं। कमरे के बीच में दोनों क्रू वाले जैकरी को घसीट कर ले जाते हैं। उसके पीछे फर्श पर एक लंबा गहरा निशान रह जाता है। जैकरी ने पेशाब कर दिया था। जॉन पहले से ही फ़ोन पर पुलिस को बुला रहा है। मास्टर जियो और पीछे के एग्जिट की तरफ जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही मेरे पास आने की। मैं अपने कोने में सिमटा रहता हूँ, धीरे धीरे कश लेता रहता हूँ। फिर 10 मिनट बाद सायरन की आवाज़ आती है। दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है और 2 वर्दी वाले ऑफिसर अंदर आते हैं। जज ओवन उनसे मिलने के लिए दौड़ते हैं, मेरे कोने की तरफ इशारा करते हुए। वही है, वो विड्रॉल में है। उसने ज़रूर कुछ लिया है। देखो उसने हमारे एक कंटेस्टेंट के साथ क्या किया। दोनों ऑफिसर एक दूसरे को देखते हैं। एक स्टन बटन के लिए हाथ बढ़ाता है, दूसरा पेपर स्प्रे का कैनिस्टर निकालता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जैसे हाय वो मेरी तरफ आने वाले होते हैं। मैं अपना सर घुमाता हूँ और उनकी तरफ देखता हूँ, बिल्कुल बेजज्बात चेहरे के साथ। हे, सॉरी, क्या किसी ने कट बोला? क्या आप दोनों सेटअप का हिस्सा हैं? ऑफिसर्स एक शब्द नहीं कहते। वो मुझे अपने साथ ले जाते हैं। जब मुझे बाहर ले जाया जा रहा होता है, बाहर सैकड़ों लोग अपने फ़ोन उठाए हुए हैं और सबने एक ही कहानी सुनी है। एक कंटेस्टेंट जो कि एक एडिक्ट है, उसे असेसमेंट में एडिक्ट का रोल मिलता है और फिर वो परफॉर्मेंस के बीच में ही विड्रॉल में चला जाता है। सुनने में आया है उसने अपने कंपेटिटर को इतना डरा दिया कि उसने पेशाब कर दी। कंपेटिटर कौन है? कोई कॉस्प्ले स्ट्रीमर जो खुद को इथीरियल प्रिटी बॉय कहता है। उसने वहीं पर पेशाब कर दी। ये बात ऑनलाइन तेजी से फैल जाती है। हर तरफ अजीबोगरीब पोस्ट्स बढ़ने लगती हैं, लेकिन हर एक पोस्ट मेरे बारे में है। शाम तक सूरज डूबने वाला होता है। मैं आखिरकार पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता हूँ। हवा से भी हल्का महसूस कर रहा हूँ। यूरिन टेस्ट और ब्लड पैनल दोनों क्लीन आते हैं। मेरे सिस्टम में कुछ भी नहीं है। उस असेसमेंट रूम में जो कुछ भी हुआ वो एक परफॉर्मेंस थी। मैं सामने के गेट से बाहर निकलता हूँ। एक ऑफिसर मेरे पीछे आता है, वही जिसने मुझे आज दोपहर को अंदर लाया था। उसका नाम है ऑफिसर माइल्स। हम सड़क के किनारे पहुंचते हैं और ऑफिसर माइल्स मेरे कंधे पर थपथपाते हैं। ठीक है बच्चे, घर जाओ और हम कंपटीशन के बारे में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे ताकि तुम्हारी तरफ से सब साफ हो जाए। शुक्रिया ऑफिसर माइल्स। मैं हाथ बढ़ाकर उनसे हाथ मिलाता हूँ। ऑफिसर माइल्स हंसते हुए अपना सर हिलाते हैं। कोई बात नहीं, सच कहूँ जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा हाँ, मुझे सच में लगा तुम विड्रॉल में हो, पर वो सब एक एक्ट था। मानना पड़ेगा, ये कुछ अलग ही था। अच्छे शब्दों के लिए शुक्रिया। मैं एक हल्की सी मुस्कान देता हूँ। ठीक है, अब जाओ तुम, मैं निकलता हूँ। फिर एक बार फिर शुक्रिया ऑफिसर माइल्स। हम जल्द से जल्द शो को वो स्टेटमेंट भेज देंगे। जाओ अब। मैं बिना किसी चिंता के वहाँ से निकल जाता हूँ। उसी शाम यांजिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है। क्योंकि मुझे व्हाट इज़ एन एक्टर के ओपन ऑडिशन से सबके सामने ले जाया गया था, इस घटना ने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन हासिल कर ली है, इसीलिए पुलिस को सच सामने लाना ज़रूरी लगा। इस तरह की चीज़ को हाथ से निकलने नहीं दिया जा सकता। इसे तुरंत बंद करना ज़रूरी है। उसी समय व्हाट इज़ एन एक्टर की प्रोडक्शन टीम, यूनजिंग ऑडिशन साइट के इंचार्ज और तीनों जजेस सबको ऑफिशियल पुलिस स्टेटमेंट की कॉपीज़ मिलती हैं। जब तीनों जजेस डिनर पर एक साथ बैठकर उसे पढ़ते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। विड्रॉल नहीं था, ये सब एक परफॉर्मेंस थी। कमाल है, इस लेवल की परफॉर्मेंस किसी चमत्कार से कम नहीं है। मास्टर जे और फीमेल जज उसी वक्त टेबल पर हाथ मारते हैं। ईथन आगे बढ़ेगा, फैसला हो गया। जज ओवन के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या कह सकते थे? वो खुद हैरान थे। और जहाँ तक उस छोटे स्ट्रीमर की बात है, उसने असेसमेंट के बीच में इसीलिए पेशाब कर दी क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस बहुत कन्विंसिंग थी। उस जैसे इंसान को वो चाह कर भी नहीं बचा सकते थे। जाने दो। और बस ऐसे ही मैं आगे बढ़ जाता हूँ। उसी रात 9:30 बजे ऑफिशियल वेबसाइट पहले ओपन ऑडिशन के रिजल्ट्स पोस्ट करती है।
यूनिंग रीजन की एडवांसमेंट लिस्ट में मेरा नाम वहीं पर था। साथ ही वेबसाइट एक अलग स्टेटमेंट पोस्ट करती है जिसमें पुलिस रिपोर्ट अटैच की गई है मेरा नाम साफ करने के लिए। जो कोई भी वो क्लैरिफिकेशन पढ़ता है पूरी तरह से हैरान रह जाता है। रुको, तो ईथन की परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग थी कि उसने अपने ओपोनेंट को डराकर पेशाब करवा दी और जजेस ने पुलिस बुला ली और वो बिल्कुल क्लीन है। ऐसी चीज तो तुम नॉवल में भी नहीं लिख सकते कि कोई विश्वास करे। ऑनलाइन माहौल एक पल में बदल जाता है। फेम पाने के लिए पोस्ट्स बारिश के बाद मशरूम्स की तरह उगने लगती हैं। मेरा नाम एक बार फिर ट्रेंडिंग लिस्ट पर छा जाता है, लेकिन इस बार हर एक पोस्ट में मेरी एक्टिंग की तारीफ के अलावा कुछ नहीं है। आधी रात, जैकरी का मूड खराब है। आज रात कोई कॉस्प्ले नहीं। वो आज दोपहर एक ऑडिशन में गया था और किसी पागल ने उसे डराकर पेशाब करवा दी। ये शर्मिंदगी समंदर भर सकती है। उसका लाइव जाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उसे जाना पड़ेगा। उसके फैंस को फेस टाइम चाहिए। यही उसकी ऑडियंस को बनाए रखने का गोल्डन रूल है। रेगुलरली चेक इन करो, कनेक्शन को वार्म रखो। तो जैकरी कैजुअल कपड़े पहनता है और खुद को थोड़ा ठीक करता है। ब्यूटी फिल्टर्स ऑन करके वो इथीरियल प्रिटी बॉय बन जाता है। एक बार फिर वो लाइव जाता है। जैसे ही स्ट्रीम शुरू होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। 50,000 से ज़्यादा व्यूअर्स पहले से ही। उसके लगभग 3 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन उसकी लाइव ऑडियंस मुश्किल से ही 10,000 पार करती है। आमतौर पर बस कुछ हज़ार ही होते हैं। आज क्या हो रहा है? नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। जैकरी का मूड ठीक हो जाता है। वो कैमरा के लिए पोज देता है। सबको शुभ रात्रि। सोने से पहले आपका लड़का जैकरी यहाँ है एक छोटी सी बातचीत के लिए। वो बीच में ही रुक जाता है। उसका चेहरा जम जाता है। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। चैट पूरी तरह से भरी हुई है। स्ट्रीमर, सुना तुमने पेशाब कर दी? मर गया मैं। सच कहूँ, मैं यहाँ इस उम्मीद से आया था कि तुम्हें हैंडस्टैंड करते और होश खोते देखूंगा। ऑडिशन के रिजल्ट्स देखे? मैंने सुना ईथन आगे बढ़ गया है। हो ही नहीं सकता। मैंने अभी लीक्ड फुटेज देखी। उसकी एक्टिंग कमाल की है। पूरी तरह से सबको हरा दिया। बिल्कुल असली लग रहा था। तुम सच में नहीं बता सकते कि ये एक एक्ट था? क्या किसी ने नोटिस किया कि स्ट्रीमर के पेशाब करने वाला क्लिप काट दिया गया था? वरना वो अब तक सच में मशहूर हो जाता। वैसे वो काफी मशहूर हो रहा है। लोग उसे सॉगी प्रिटी बॉय बुला रहे हैं। चलो स्ट्रीमर, हैंडस्टैंड करो। तुम्हें पता है आगे क्या होगा। सच में, अगर तुमने हैंडस्टैंड नहीं किया मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, और मैं सीरियस हूँ। रुको, ये तो टॉप डोनर कह रहा है। हाँ, आज रात तो मजेदार हो गई। जैकरी का चेहरा सुन पड़ जाता है। उसका टॉप डोनर छोड़ने की धमकी दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। व्यूअर काउंट अभी भी बढ़ रहा है। अब लगभग 100,000 हो गया है। सब लोग अनसब्सक्राइब करने की धमकियों के साथ जुड़ रहे हैं। अगर वो सच में ऐसा करते हैं तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। उसे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा और उसकी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाएगी। उस जुर्माने की रकम के ख्याल से ही उसके अंदर पानी पानी हो जाता है। वो अपने दांत पीसता है, खड़ा होता है और कैमरा का सामना करता है। एक अजीब, बेचैन करने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। अपने दांतों को भींचते हुए वो ज़बरदस्ती शब्द निकालता है, ठीक है, शर्त तो शर्त है। अगली सुबह मेरा फ़ोन मुझे जगा देता है। मैं लड़खड़ाते हुए उठता हूँ और आंसर करता हूँ। कुछ शब्दों के बाद मैं पूरी तरह जाग जाता हूँ। मैं सीधा बैठ जाता हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। मैंने कर दिखाया। यॉन्जिंग रीजन का ओपन ऑडिशन ऑफिशियल तौर पर ख़त्म हो गया है। कुल 108 कंटेस्टेंट्स आगे बढ़े हैं। 1 महीने में एडवांसमेंट राउंड शुरू होगा। ये यहीं यॉन्जिंग में होगा, जो काफ़ी सुविधाजनक है। और व्हाट इज़ एन एक्टर शो अभी आग लगा रहा है। उसकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा उसका फॉर्मेट है। ये सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर एक साथ लाइव टेलीकास्ट होता है। रेटिंग्स आसमान छू रही हैं। क्योंकि ये लाइव है, जो कुछ भी होता है रियल टाइम में बढ़ जाता है। हर झगड़ा, हर पल एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। ये बहुत एक्साइटिंग है। मैंने पहले भी इस तरह के बहुत सारे शोज देखे हैं, लेकिन वो सब प्री रिकॉर्डेड थे। आधा ड्रामा एडिटिंग में बनाया जाता था, खोखला, कोई असली दाव नहीं। तो व्हाट इज़ एन एक्टर सच में प्रभावशाली है। इस तरह से पूरी तरह लाइव जाने के लिए सच में हिम्मत चाहिए। मैं फ़ोन रखता हूँ और अपने दोनों हाथों से चेहरा रगड़ता हूँ। कल रात मैं सिस्टम को समझने के लिए सुबह 4 बजे तक जागता रहा, लेकिन मैंने सब समझ लिया। और ये सिस्टम सच में डरावना है और कितना शक्तिशाली है। पहला, मेरे पास एक स्टेटस स्क्रीन है और ये दिखाता है यूज़र, ईथन, प्रोफेशन, एक्टर, लेवल 1, एक्टिव रोल, ब्लूप्रिंट, ड्रग एडिक्ट, पर्सनल स्किल्स कोई नहीं, इन्वेंट्री कोई नहीं। काफ़ी सिंपल है, लेकिन लेवल का डिस्क्रिप्शन वो मुझे रोक देता है। अभी मैं लेवल 1 पर हूँ।
लेवल 1 पर मुझे 30 अलग अलग रोल ब्लूप्रिंट्स अनुभव करने हैं। 30 रोल ब्लूप्रिंट्स अनलॉक करो और मैं लेवल 2 पर पहुंच जाऊंगा। तो लेवल 1 और लेवल 2 में क्या फ़र्क है? लेवल 1 पर हर रोल जिसे मैं एक्सेस कर सकता हूं एक आम इंसान है। सोचो, एडिक्ट्स, शेफ्स, लॉयर्स, टीचर्स, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के असली लोग, सच्चाई पर आधारित कैरेक्टर्स। लेकिन लेवल 2 पर लिस्ट बढ़ जाती है, एक नई कैटेगरी अनलॉक होती है, ऐसे रोल्स जो असली दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जैसे कि योद्धा। हर मार्शल आर्ट्स रोल, हर एक्शन हीरो रोल, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। मेरे सिस्टम का नाम मेथड इमर्जन सिस्टम है। इसका मतलब है कि जिस पल मैं एक रोल लेता हूं, सिस्टम मुझे उस रोल में बदल देता है, शरीर, पहचान और उससे जुड़ी सभी स्किल्स के साथ। तो जब मैं लेवल 2 पर पहुंच जाऊंगा, अगर मैं एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स मास्टर या एक मॉडर्न डे असैसिन का रोल प्ले करता हूं, तो मैं सच में उनमें से एक बन जाऊंगा, असली लड़ाई की स्किल्स, असली मारने की टेक्निक्स के साथ। और लेवल 3 और भी एक्सट्रीम। लेवल 3 पर रोल्स फैंटेसी के दायरे में फैल जाते हैं। मतलब अगर मैं एक फैंटेसी एपिक में एक रोल प्ले करता हूं, तो मुझे असली अलौकिक शक्तियां मिलेंगी, यहाँ तक कि खास क्षमताएं और टेक्निक्स भी। यही है मेथड इमर्जन सिस्टम, और ये असाधारण रूप से शक्तिशाली है। ठीक वैसा ही उपहार जैसा मेरे जैसे इंसान को मिलना चाहिए। हर महान अंडरडॉग स्टोरी ऐसे ही सिस्टम से शुरू होती है। तो हाँ, मैं उत्साहित हूँ। भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन शीर्ष तक पहुंचना और उच्च स्तर पर मिलने वाली शक्ति का इस्तेमाल करने में बहुत समय लगेगा। सिस्टम में एक सीमा है। मेरा रोल एक्टर के प्रोफेशन से बंधा हुआ है। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ असली परफॉर्मेंसेस के जरिए ही रोल ब्लूप्रिंट्स अनलॉक कर सकता हूं। मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मैं सिस्टम को गेम नहीं कर सकता और अकेले रोल्स नहीं ग्राइंड कर सकता। मुझे ये ईमानदारी से करना होगा। असली प्रोडक्शंस में असली रोल्स हासिल करना या व्हाट इज़ एन एक्टर जैसे शोज़ में कम्पीट करके परफॉर्म करने का हक पाना। लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है। सिस्टम एक्टिव है। मैं एक एक कदम उठाऊंगा। लेवल 1 से लेवल 2 तक 30 रोल ब्लूप्रिंट्स लगते हैं। लेवल 2 से लेवल 3 तक कौन जाने। अभी के लिए लेवल अप करने का सबसे अच्छा तरीका है इस तरह के शोज करते रहना, या जितना हो सके उतने प्रोडक्शंस में एक बैकग्राउंड एक्टर के रूप में ग्राइंड करना। बड़ा स्टार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी एजेंसी के साथ साइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे एक पूरी फिल्म के लिए कमिट होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हर प्रोजेक्ट में सालों लग जाते हैं। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा लक्ष्य है सबसे महान बैकग्राउंड एक्टर बनना जो कभी पैदा हुआ हो। लगभग 9:30 बजे मैं तैयार होकर अपने सड़े से किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकलता हूँ। मैं एक कैब पकड़ता हूँ और यूनजिंग फिल्म अकेडमी के पास एक होटल जाता हूँ। ये जगह छोटे प्रोडक्शंस के लिए डे प्लेयर्स ढूंढने का एक हब है। ऊपर की मंजिलें कम बजट वाले क्रूजों से भरी पड़ी हैं, इसलिए बाहर का एरिया हमेशा भरा रहता है। उनमें से सभी इस शहर में अगला बड़ा स्टार बनने का सपना देखते हैं। वो यहाँ रोज़ कैंप लगाते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें एक बैकग्राउंड रोल के लिए भी चुन लेगा। कुछ कंजर्वेटरी ट्रेंड हैं, दूसरे बिल्कुल एमेचर्स हैं जो सिर्फ जुनून के दम पर चल रहे हैं। इस जगह के बारे में एक अच्छी बात, कोई बीच वाला नहीं, कोई शेडी रिक्रूटर नहीं। फिल्म अकेडमी के पास होने का मतलब है कि यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ही शो चलाते हैं। मैं पहुँचता हूँ और चुपचाप छाया में अपनी जगह ले लेता हूँ। बस इंतज़ार करो। होटल से लोग अचानक आकर डे प्लेयर्स ढूंढते हैं। दिन में 7 या 8 बार ऐसा होता है। किस्मत वालों को पैसा मिल जाता है, बदकिस्मत वालों को कम से कम खाना तो मिल जाता है। मैं यहाँ हमेशा आता था। मुझे पता है ये कैसे काम करता है। मुझे यहाँ खड़े हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि कोई नीचे आता है। एक मोटा सा जवान लड़का नीली शर्ट में पसीने से भीगा हुआ, पगलों में गहरे धब्बे साफ दिख रहे थे। वो मुश्किल से बाहर निकलता है और चिल्लाने लगता है, कोई जो खाना बना सकता हो, कोई चाहिए जो वॉक टॉस कर सके। उम्र 25 से 35 साल, लाइंस भी हैं। ये शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि भीड़ आगे बढ़ जाती है। मैं खाना बना सकता हूँ, मैं वॉक टॉस कर सकता हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छा हूँ। मैं 36 साल का हूँ। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है? बस 1 साल ज़्यादा है। मैं फ्राइड राइस बना सकता हूँ। क्या वॉक टॉसिंग ज़रूरी है? मुझे सिचुआन, शैंडोंग, कैंटनीज आती है। मैं सब कर सकता हूँ। मोटा लड़का घिरा हुआ है और अब और भी पसीना बहा रहा है। शोर इतना ज़्यादा है कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा और उसकी धैर्य पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं साइड से देख रहा हूँ, चुपचाप मुस्कुरा रहा हूँ। जो लोग चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं वो हमेशा एमेचर्स होते हैं। एक अनुभवी एक्स्ट्रा ऐसी भीड़ से बेहतर जानता है। टाइमिंग सब कुछ है। मैं देखता हूं कि भीड़ की हिम्मत टूटने पर शोर धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर मैं शांत और साफ आवाज में आगे बढ़ता हूं। खाना बना सकता हूं, वॉक टॉस कर सकता हूं। 26। छोटा और टू द पॉइंट, हर जरूरी बात। मोटा लड़का अपना सर मेरी तरफ घुमाता है।
उसका एक्सप्रेशन अजीब सा हो जाता है। वो अपने आसपास के लोगों को धक्का देता है और सीधा मेरे पास आता है। तुम जाने पहचाने लग रहे हो। रुको, तुम वही हो ना जो कल व्हाट इज एन एक्टर के ऑडिशन में थे? इथन, सही है ना? वही जिसने ड्रग एडिक्ट का रोल किया था और पुलिस आ गई थी। मैं हल्के से सर हिलाता हूँ। हाँ, वो मैं ही हूँ। वो खुश हो जाता है। और तुम अभी भी यहाँ काम ढूंढ रहे हो? ठीक है, तुम सेलेक्ट हो, मेरे पीछे आओ। मैं मन ही मन मुस्कुराता हूँ। हो गया। मैं उसके पीछे ऊपर जाता हूँ और रोल के बारे में जानकारी लेता हूँ। ये कम बजट की अर्बन ड्रामा है। उन्होंने आज सुबह से शूटिंग शुरू की है। ये स्काउटिंग पोस्ट अब खत्म होने वाला है। ज़्यादातर रोल्स पहले ही कास्ट हो चुके हैं, लेकिन आज सुबह सेट से एक कॉल आया था। पहले सीन में जो बैकग्राउंड कैरेक्टर एक शेफ जिसकी 2 लाइंस थे का रोल करने वाले एक्टर का कार एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं आ सकता, तो उन्होंने यहाँ कॉल करके आखिरी मिनट में रिप्लेसमेंट ढूंढने के लिए कहा। ये बस एक छोटा सा रोल है, 2 लाइंस और काम खत्म। जैसे ही कोई सिलेक्ट हो जाता है वो सीधा सेट पर जाते हैं। कमरे में कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर, एक अधेड़ उम्र का आदमी काले फ्रेम के चश्मे पहने हुए, मुझे एक नज़र देखता है और रुक जाता है। मोटा लड़का उसके कान में धीरे से कुछ कहता है। असिस्टेंट डायरेक्टर की आंखें चौधी हो जाती हैं। ओह, ये वही है, वो कल वायरल हुआ था। बिल्कुल अनजान ने ड्रग एडिक्ट का रोल किया और पुलिस आ गई। ये तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। वो मुझे सर हिलाकर इशारा करता है। लड़के में कुछ तो बात है। लेकिन तुम्हें पता है हमें यहाँ क्या चाहिए, है ना? 2 लाइंस, बैकग्राउंड रोल। दिलचस्पी है? हाँ, कोई हिचकिचाहट नहीं। और तुम सच में वॉक टॉस कर सकते हो। मैं सर हिलाता हूँ। तो तुम हमारे साथ सेट पर आओगे। तुम्हें 3 दिन के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। सभी किचन सीन्स, कुकिंग कर सकते हो। पैसा स्टैंडर्ड रेट पर मिलेगा, 150 एक दिन। तुम कल ट्रेंड कर रहे थे, लेकिन तुम अभी भी एक बैकग्राउंड एक्टर हो। हमारी रेंज 100 से 150 है, क्योंकि तुम कंजर्वेटरी ट्रेंड हो, तुम्हें टॉप एंड मिलेगा। मेरे लिए ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। हम 20 मिनट में सेट के लिए निकल रहे हैं। मोटा लड़का जल्दी से स्टैंडर्ड बैकग्राउंड एक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। एक्स्ट्रास के लिए बस एक फॉर्मेलिटी। ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ईमानदार लोगों को बांधते हैं। 150 एक दिन, स्टैंडर्ड रेट। मैं अपना नाम साइन करता हूँ और जैसे ही मैं ख़त्म करता हूँ, बिल्कुल सही समय पर सिस्टम की घंटी बजती है। टारगेट रोल मिला, शेफ़। मुबारक हो यूज़र, अब आप एक अनुभवी एलीट मास्टर शेफ़ हैं। सिचुआन, शानडोंग, कैंटनीज और आनहुई सहित सभी 8 महान क्विजीन्स में महारत हासिल। सैकड़ों क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वादों में विशेषज्ञ। राजकीय भोज की क्विजीन पर पूरा नियंत्रण। मंचू हान शाही भोज परंपरा के असली उत्तराधिकारी। मेरी आंखें चमक उठती हैं। सच में ये सब? मेरे पूरे शरीर में गर्मी फैल जाती है, जैसे गर्म पानी के टब में डूब रहा हूँ। अनगिनत रेसिपीज मेरे दिमाग में आ जाती हैं और एक पूरा सेट आदतों और इंस्टिंक्ट्स का मेरी हड्डियों में गहराई तक बैठ जाता है। अद्भुत! ये एहसास कुछ अलग ही है, लेकिन मैं अभी के लिए वापस बदल जाता हूँ। मैं सेट पर पहुंचकर दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या है। 1 घंटे बाद मैं मोटे लड़के और असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ वेस्ट 3rd रिंग रोड के पास एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता हूँ। ये फिल्मिंग लोकेशन है। जगह पुरानी है, देखने से कम 20 साल पुरानी लगती है। वो यही चाहते थे। जब मैं अंदर जाता हूँ और पहले से सेट पर मौजूद एक्ट्रेस को देखता हूँ, तो मैं रुक जाता हूँ। फीमेल लीड कोई और नहीं, बल्कि वो लड़की है जो कल मेरी कंपटीशन बनने वाली थी, डायना। वो भी एक न्यूकमर लगती है, लेकिन उसने फीमेल लीड का रोल हासिल कर लिया है। कम बजट हो या ना हो, ये फिर भी एक ड्रामा सीरीज है। उसका सीन जल्दी खत्म हो जाता है। उसका लुक स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर जैसा है, लेकिन उसकी एक्टिंग कच्ची है। बर्तन धोने के लिए झुकने जैसा एक साधारण सीन कई टेक्स लेता है। उसे हर पल इतने ध्यान से करते देखकर मैं मन ही मन सोचता हूँ, न्यू कमर्स के लिए यहाँ बहुत मुश्किल है, खासकर युवा महिलाओं के लिए। डायना एग्जिट की तरफ चलने लगती है और मैं उसे सर हिलाकर इशारा करने ही वाला था कि वो मुझे एक बार सपाट नज़र से देखती है और चलती रहती है। मैं पलक झपकाता हूँ। सच में ऐसे बिहेव कर रही है जैसे हम कभी मिले ही ना हो। डायना पहले ही जा चुकी है। मैं सर हिलाता हूँ और जाने देता हूँ। यही शोबिस है। इज्जत ऊपर की तरफ बहती है, आसपास नहीं। अगर हम सड़क पर एक दूसरे से टकराते तो वो शायद सर हिला देती, शायद। लेकिन यहाँ सेट पर वो फीमेल लीड है, मैं बस एक आखिरी मिनट का बैकग्राउंड एक्टर हूँ। फ़र्क साफ दिखता है। कोई बेहतर सोशल इंस्टिंक्ट्स वाला इंसान शायद एक नम्रता से प्रणाम कर देता। जिन लोगों में कम सोशल अवेयरनेस होती है वो तो कोशिश भी नहीं करते। एक बेकार एक्स्ट्रा पर सांस क्यों बर्बाद करें? और अगर उसका शो किसी तरह हिट हो जाता है, अगर वो रातों रात मशहूर हो जाती है, तो मैं क्या हूँ? अभी भी बस एक एक्स्ट्रा।
मैं इसके साथ जी सकता हूँ। उसका लुक स्वीट है, वो गर्ल नेक्स्ट डोर वाली चाम। लेकिन इस इंडस्ट्री में कोई भी लीड रोल बिना पर्दे के पीछे कुछ हुए नहीं हासिल करता। कभी भी चेहरे से मत आको। मैं एंट्रेंस के पास खड़ा होकर इंतजार करता हूँ। अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर काफ़ी देर से डायरेक्टर से धीरे धीरे बात कर रहा है। क्या हो रहा है? कुछ गलत है। एक बैकग्राउंड एक्टर की जगह से कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? मैं अपनी गर्दन ऊंची करता हूँ। किचन में कोई हाय, लगता है वो शेफ के रोल में है। वो एक बड़े से वॉक के साथ जूझ रहे हैं। अजीब, हो ही नहीं सकता। क्या अभी किसी को रिप्लेस किया गया है? बिल्कुल सही। असिस्टेंट डायरेक्टर बाहर आता है और सीधा मेरे पास आता है, चेहरा गंभीर। ईथिन, ये सिचुएशन है। हमारे वापस आने से पहले फीमेल लीड अपने साथ किसी को लाई थी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? वो इंसान किचन में है। समझ गया। इसीलिए डायना का ठंडा, लगभग दुश्मनाना लुक था। जब मैं अंदर आया, उसने किसी को अंदर घुसाया था, अपनी पसंद का। उन्हें थोड़ा एक्सपोजर दिलाने की कोशिश कर रही थी। सेट पर यह कोई अनोखी बात नहीं है, हर वक्त होता रहता है। मैं इसका कोई मतलब नहीं निकालता। लेकिन मैंने इस असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, इसका क्या होगा? वो मेरे माथे पर शिकन देखता है, वो मेरे कंधे पर थपथपाता है और अपनी आवाज़ धीमी करता है। शांत ईथन, अभी चिंता मत करो। इन सीन्स में शेफ का रोल बस बैकग्राउंड है, ये सच है। और ये सिर्फ 3 दिन का है। लेकिन डायरेक्टर डिटेल पर बहुत ध्यान देते हैं। वो जो आदमी अंदर है, उसे खाना बनाना नहीं आता। किचन में उसकी एनर्जी बिल्कुल गलत है। उन्होंने पहले से ही 1 दर्जन टेक ले लिए हैं जब तक वो वापस नहीं आए। एक भी काम नहीं कर रहा। इसीलिए डायरेक्टर देखना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है। अगर तुम्हारी फील सही है तो तुम रहोगे, अगर नहीं तो वो जो उनके पास है उससे काम चला लेंगे। समझ गए? मैं हंसता हूं। समझ गया। वो सांस छोड़ता है। वो कुछ देर मुझे देखता है, फिर झुकता है। मैंने तुम्हारा कल वाला क्लिप देखा था। ड्रग एडिक्ट वाले सीन ने एक अलग इंप्रेशन छोड़ा। मुझे अभी भी नहीं पता कि तुम एक्टिंग कर रहे थे या नहीं। तुम कहते हो कि तुम खाना बना सकते हो, जाओ दिखाओ। मैं किचन की तरफ चलता हूं, आराम से और ढीला। और बीच रास्ते में मैं शेफ मोड में आ जाता हूँ। किचन में मैं कॉस्ट्यूम में हूँ, लेकिन अभी तक मेकअप नहीं हुआ है। डायरेक्टर बस ये देखना चाहते हैं कि मुझे फील है या नहीं। कोई भी रोल, चाहे वो बैकग्राउंड का ही क्यों ना हो, तुम्हें उसे अंदर से अपनाना होगा। उसे अपनाना होगा और कैरेक्टर अपने आप आ जाएगा। तो किचन के दरवाजे पर एक भीड़ जमा हो जाती है, लाइट्स, कैमरा, पोजीशन में। डायरेक्टर बाहर बैठकर मॉनिटर देख रहे हैं। डायना भी दरवाजे पर खुश आती है। उसका पसंदीदा आदमी उसके पास खड़ा है। वो जवान लड़का मेरी पीठ देखता है और उसकी तरफ झुकता है। अब क्या करें? बस देखो, वो धीरे से कहता है। वो भी जवान है। शेफ की फील को नकल करना आसान नहीं है। चिंता मत करो। अंदर क्लैपर बजता है और आवाज़ आती है, एक्शन। मैं स्टोव के पास जाता हूँ और एक अनुभवी हाथ से बर्नर जलाता हूँ। मैं एग फ्राइड राइस बना रहा हूँ, बिल्कुल रोज़मर्रा की चीज़। डायरेक्टर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना अच्छा लगता है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या मुझ में एक असली शेफ़ की फ़ील है। जिस पल वो मुझे वॉक गर्म करते और मॉनिटर पर कड़छी उठाते देखते हैं, उनकी आंखें चमक उठती हैं। यही वो एहसास है। मॉनिटर पर मैं स्टोव के पास खड़ा हूँ और हर मूवमेंट आराम से हो रहा है, स्मूथ, आसानी से, तरल। गरम वॉक को तेल से सीजन करो, उसे निकालो, फिर ताज़ा ठंडा तेल डालो। मैं एक अंडे के लिए हाथ बढ़ाता हूँ और शेफ़ की सबसे क्लासिक टेक्निक के साथ मैं उसे एक हाथ में हल्के से दबाता हूँ। शेल साफ तरीके से टूट जाता है। एक अंडा वॉक में, 2, 3। फिर मैं उन्हें तेज़ी से तोड़ना शुरू करता हूँ। हाथ असली गति से चल रहे हैं। मेरा दूसरा हाथ वॉक को एक मुड़े हुए कपड़े से पकड़ता है और टॉसिंग शुरू करता है। साफ, लयबद्ध, देखने में सुंदर। एक असली शेफ ऐसा ही दिखता है। डायरेक्टर बिना रियलाइज किए मुस्कुराता है और सर हिलाता है। दरवाजे पर खड़ी भीड़ एक दूसरे को देखती है, सब सर हिलाते हैं। स्वाभाविक, बिल्कुल स्वाभाविक। आप कैसे भी देखें, ये आदमी एक कुक है। डायना का चेहरा खराब हो जाता है। क्या वो पहले सच में एक शेफ था? कोई और वॉक इतनी स्वाभाविकता से कैसे टॉस कर सकता है? उस लेवल पर आपको स्टोव के पीछे कम से कम 3 से 5 साल की ज़रूरत है। कोई और तरीका नहीं है। ये बुरा है और सब लोगों में से असिस्टेंट डायरेक्टर को उसे ही ढूंढना था। किचन का काम जल्दी खत्म हो जाता है। एक प्लेट एग फ्राइड राइस तैयार है। जब मैं उसे वॉक से प्लेट में निकालता हूँ तो मूवमेंट तेजी से और साफ होता है। जब वॉक में बस थोड़ा सा बचा रहता है, मैं थोड़ा सा शो ऑफ करता हूँ।
मैं लंबी कड़छी को वॉक के पीछे जोर से घसीटता हूँ, उसे पूरे उल्टे आर्क में स्टोव टॉप पर वापस घुमाता हूँ और कड़छी पर जो है उसे साफ तरीके से प्लेट में डाल देता हूँ। ज़्यादातर प्रोफेशनल शेफ्स इसे साफ तरीके से नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा या बहुत कम बल, गलत एंगल और चावल हर तरफ उड़ जाते हैं। दरवाजे पर असिस्टेंट डायरेक्टर काफ़ी खुश दिखता है, बेहतरीन। उसे एक भी चीज़ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं मिल रही है। ये आदमी एक कुक है, साफ और सीधा। बिना मुड़े मैं आवाज़ लगाता हूँ, फ्राइड राइस तैयार है। मेरी पहली लाइन बिल्कुल स्वाभाविक। कुछ मिनट बाद मैं दरवाजे की तरफ मुड़ता हूँ और चिल्लाता हूँ, मियाँ फ्राइड राइस तैयार है, उसे टेबल पर ले जाओ। ये शब्द खत्म होते हैं और बाहर से आवाज़ आती है, कट। स्क्रीन टेस्ट खत्म हो गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर दरवाजे से सबसे पहले अंदर आता है। वो मेरे कंधे पर थपथपाता है। यही है, यही सही फील है। मैं पहले ही शेफ मोड से बाहर आ चुका हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ और विनम्र रहता हूँ। शुक्रिया फिलिप। डायरेक्टर पीछे आते हैं। उनका चेहरा न्यूट्रल रहता है, लेकिन उनकी आंखें झूठ नहीं बोलती। वो खुश हैं। वो किचन के दरवाजे पर रुकते हैं और अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं। वो सिलेक्ट हो गया है, उसे मेकअप के लिए ले जाओ, चलो इसे ठीक से करते हैं। और ईथन, एक और प्लेट फ्राइड राइस बनाओ, वही फील रखो जो तुमने अभी किया, वो सही था। वो बाकी क्रू की तरफ मुड़ते हैं। सब लोग पोजीशन ले। डायाना, अपनी सीन्स खत्म करो, चलो। डायाना की आवाज़ में, एक अनिच्छा का नोट है, लेकिन इसमें उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। वो अपने पसंदीदा आदमी के बाजू पर एक सांत्वना भरा थपथपाता है और उसे बाहर जाने का इशारा करती है। कम से कम उसे अभी भी अपने सीन्स खत्म करने हैं। मेकअप आर्टिस्ट मुझ पर काम शुरू करता है। इस तरह के पुराने रेस्टोरेंट में एक शेफ के लिए लोग चिकना, घिसा पिटा, अनुभवी होना चाहिए। डायरेक्टर पास खड़े हैं, मेकअप आर्टिस्ट को नोट्स दे रहे हैं। कुछ ही शब्दों में मैं पहले से ही बता सकता हूँ कि ये डायरेक्टर बहुत मेहनती है। वो हर डिटेल पर ध्यान देते हैं। अगर स्क्रिप्ट में दम है तो ये लो बजट सीरीज सच में देखने लायक हो सकती है। एक प्रोडक्शन की आत्मा ज़्यादातर डायरेक्टर में रहती है, एक्टर्स दूसरे स्थान पर आते हैं। डायरेक्टर अपने नोट्स खत्म करके जाने के लिए मुड़ते हैं। रास्ते में वो उस फ्राइड राइस की प्लेट पर एक नज़र डालते हैं जो मैंने पहले बनाई थी। कुछ उन्हें उसकी तरफ खींचता है, वो उसे उठाते हैं। लगभग 15 मिनट बाद फिल्मिंग सच में शुरू होती है। क्लैपर लोडर, लाइट्स और कैमरास सब हरकत में आ जाते हैं। मैं अभी कैमरा पर नहीं हूँ, बस बैकग्राउंड में कुकिंग कर रहा हूँ। किचन के दरवाजे पर डायाना एक सिंड्रेला जैसी लीड का रोल कर रही है। जमीन पर झुककर सब्जियां धो रही है। सारा कैमरा का ध्यान उस पर है। मुझे कभी कभी कटअवे शॉट मिल जाते हैं। बाहर डायरेक्टर मॉनिटर पर टिके हुए हैं, लेकिन उनके बाएं हाथ में एक प्लेट है और उनके दाएं हाथ में एक चम्मच है और वो उस फ्राइड राइस को ठूसे जा रहे हैं। उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। वो ऐसे खा रहे हैं जैसे ये उन्होंने अब तक की सबसे अच्छी चीज़ खाई हो। 2 घंटे से ज़्यादा के बाद डायरेक्टर की सीन्स आखिरकार क्लियर हो जाते हैं, डायरेक्टर के चेहरे से, मुश्किल से। उस दौरान मैंने 12 प्लेट एग फ्राइड राइस बनाए हैं। मेरे बाजू सच में दुख रहे हैं, ईमानदारी से। लेकिन ये वही है जो मैं महसूस करता हूँ जब मैं शेफ़ मोड से बाहर आता हूँ। जब मैं उसमें होता हूँ, एक बार भी मेरे बाजू थकने जैसे नहीं लगे। अद्भुत। उसके बाद कुछ और छोटे सीन्स शूट किए जाते हैं, कुछ भी ज़्यादा समय लेने वाला नहीं। जल्द ही दोपहर हो जाती है। बाहर की टेबल फ्राइड राइस की प्लेट से ढकी हुई है। डायरेक्टर फैसला करते हैं, आज लंच, सब लोग फ्राइड राइस खाएंगे, टेक आउट बॉक्सेस को भूल जाओ। तो पूरा क्रू फ्राइड राइस खाने बैठ जाता है। जैसे ही पहला निवाला अंदर जाता है, सेट पर हर एक इंसान उसे महसूस करता है, एक लहर जो हर रोम छिद्र को खोल देती है। ओ माय, ये फ्राइड राइस अद्भुत है। हर दाना अलग और साफ, मसालेदार बिल्कुल सही, हर दाने पर अंडे की परत, कटा हुआ हरा प्याज, हल्का नमकीन, अद्भुत रूप से संतुष्टिकारक। असिस्टेंट डायरेक्टर मेरे पास बैठा है, मुस्कुराते हुए। ईथन, क्या तुमने सच में कभी शेफ के रूप में काम किया है? नहीं, मैं बेपरवाही से कहता हूँ। नहीं, वो मुझे घूरता है। तुमने सच में नहीं किया है? सच में? मैंने फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद से एक बैकग्राउंड एक्टर के रूप में काम किया है, कभी प्रोफेशनल तौर पर कुकिंग नहीं की। लेकिन मुझे अकेले कुकिंग करना पसंद है, इसीलिए मैंने सीख लिया। खैर, वो कहता है अपना सर हिलाते हुए, कम से कम ये फ्राइड राइस कुछ अलग ही है। फ्राइड राइस कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ। मैं 8 महान क्विजीन से डिशेस बना सकता हूँ, राजकीय भोज के रेसिपीज भी, यहाँ तक कि मानशूहान इम्पीरियल फीस्ट भी। असिस्टेंट डायरेक्टर अपने मुंह से पूरा निवाला टेबल पर थूक देता है। लंच के बाद मैं रेस्टोरेंट के बाहर एक पेड़ की छाया में अकेला खड़ा हूँ, अपने पैसे का इंतजार कर रहा हूँ।
एक बैकग्राउंड एक्टर के रूप में मुझे दिन प्रतिदिन पैसा मिलता है। मेरे सीन्स हो गए हैं तो मेरी जेब में 150 हैं। 3 दिन के खाने के लिए काफ़ी है। मैं स्टेटस स्क्रीन खोलता हूँ, लेवल की डिटेल्स पर एक नज़र डालता हूँ। संतोषजनक। मेरे जैसे सिस्टम के लिए सबसे अच्छा अपग्रेड पाथ यही है। एक एक्स्ट्रा के रूप में काम करना, जितना हो सके उतने अलग अलग रोल्स अनुभव करना। या अगर मुझे थोड़ी पहचान मिल जाती है तो मैं एक फीचर्ड एक्स्ट्रा या एक फॉरग्राउंड रोल में जा सकता हूँ। उससे एक कदम ऊपर एक गेस्ट एक्टर का रोल काफ़ी से ज़्यादा है। मुझे एक असली एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ये एक फिल्म हो या एक ड्रामा सीरीज़। समय की पाबंदी बहुत ज़्यादा है, जो मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस कुछ रोल्स अनलॉक करने से मुझे अच्छी तरह से आराम से जीने के लिए सब कुछ मिल जाता है। जैसे इस शेफ रोल ब्लूप्रिंट को ही ले लो। सिस्टम ने जो बफ्स दिए हैं वो कमाल के हैं। 8 महान क्विजीन्स, राजकीय भोज की क्विजीन्स, मैं तो मनोहान इंपीरियल फीस्ट भी बना सकता हूँ। एक परंपरा जिसे ज़्यादातर लोग खो चुका मानते हैं। मुझे और क्या चाहिए? मैं स्टेटस स्क्रीन बंद करता हूँ और लंबी अंगाई लेता हूँ। मेरे पीछे कदमों की आहट। मैं मुड़ता हूँ। ये डायना है, अभी भी कॉस्ट्यूम में, अभी भी पूरे मेकअप में। वो अपने हाथ पीछे करके मुस्कुराते हुए चलती है। ईथन, क्या इत्तेफाक है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ एक एक्स्ट्रा के रूप में देखूंगा। तुमने आज सुबह मुझे चौंका दिया था। मैं पलक झपकाता हूँ। सच में मैंने तुम्हें उछलते हुए नहीं देखा। तुम मजाकिया हो। डायना हंसती है, आंखें सिकुड़ती हैं। पहली नज़र में वो सच में पवित्र और मीठी, ताज़ी, बेढाग लगती है, लेकिन नज़दीक से देखो और वहाँ उन आंखों के पीछे कुछ हिसाब किताब है। एक्ट बहुत अच्छा है। अगर मैंने आज सुबह आते हुए उसका ठंडा बेपरवाह लुक नहीं देखा होता तो शायद मैंने विश्वास कर लिया होता कि वो बस दोस्ताना व्यवहार कर रही है। वो नहीं है। मैं नज़र हटा लेता हूँ। मुझे उसे देखने की कोई ख़ास इच्छा नहीं है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? डायना मेरे पास खड़ी है, अपने कॉस्ट्यूम से खेल रही है और बेपरवाही से कहती है, सच कहूँ, मैंने कल तुम्हारा व्हाट इज़ एन एक्टर ऑडिशन का क्लिप देखा था। इसने सच में मुझे चौंका दिया। क्या सच में? मैं कहता हूँ मुश्किल से ध्यान देते हुए। वो डरावना था। क्या वो सब सच में एक्टिंग थी? मुझे शक है। वो कुछ अलग ही है। शक है। इसका क्या मतलब है कि मैं सच में एक एडिक्ट हूं? वो यहां खास तौर पर मुझे परेशान करने आई है। मैं अपने चेहरे पर एक हल्की सी शिकन आने देता हूं। असल में मैं शान से कहता हूं, तुम्हें यहां देखकर मैं भी चौंक गया। डायना पलक झपकाती है। क्यों? क्या तुम्हें इस प्रोडक्शन के बारे में पता था? नहीं, मुझे बस लगता है कि तुम्हारी एक्टिंग इस शो में फीमेल लीड के लिए काफ़ी अच्छी नहीं है। तुम बहुत किस्मत वाली हो। मुझे कहना पड़ेगा, मुझे शक है कि तुम्हें ये कैसे मिला। डायना का मीठा चेहरा एक पल में ठंडा हो जाता है। उसका माथा सिकुड़ता है। वो बिल्कुल जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि उसने डायरेक्टर के करीब आकर लीड रोल हासिल किया है। ये कोई नई बात नहीं है। इस इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ हर वक्त होती रहती है। बस इतना है कि उनमें से बहुत से गंदा खेलते हुए मासूम बनने का दिखावा करते हैं। डायना बिल्कुल उसी टाइप की है। वो जो ताज़ा चेहरे वाली मासूम छवि पेश करती है। अगर तुम कुछ छुपा नहीं रही थी तो एक साफ सुथरी छवि बनाए रखने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा और हिम्मत वाली, थोड़ा और असली बनो। तुम शायद ज़्यादा दिलचस्प लगोगी। मैं मुड़कर चला जाता हूँ, डायना और उसके भींचते हुए जबड़े को नज़रअंदाज करते हुए। मैं बस एक एक्स्ट्रा हूँ। 3 दिन का बैकग्राउंड काम, जो भी हो। मैं रेस्टोरेंट में वापस जाता हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर को ढूंढता हूँ। आज के पैसे मुझे जल्दी मिल जाते हैं। जैसे ही मैं जाने वाला होता हूँ, वो मुझे एक तरफ खींचता है, मेरे कंधे पर थपथपाता है और मुस्कुराता है। ईथन, डायरेक्टर ने कल के सीन्स में कुछ आखिरी मिनट के बदलाव किए हैं। उसने तुम्हारे लिए कुछ सीन्स जोड़े हैं, कुछ और लाइंस। तुमने कहा था कि तुम 8 महान क्विजीन्स, राजकीय भोज के रेसिपीज कर सकते हो। मानशु हान इंपीरियल फीस्ट, सही था? मैं सर हिलाता हूँ। वो अपनी आवाज़ धीमी करता है मुस्कुराते हुए। एक राजकीय भोज की डिश है जिसे स्क्विरल मैंडरिन फिश कहते हैं। तुम्हें पता है? मुझे पता है। अच्छा, कल के जोड़े गए सीन में यही चाहिए। लगता है तुम संभाल लोगे? उस डिश को ठीक से बनाने में समय लगता है। हमें पैसे के बारे में बात करनी होगी। कोई दिक्कत नहीं। दिन के लिए 1500, गेस्ट एक्टर रेट, सही है? तो फिर ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बैकग्राउंड एक्टर हो या ना हो, तुम्हें लाइंस ठीक से बोलनी होंगी। कल के लिए 9 लाइंस जोड़ी गई हैं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कल अपना बेस्ट देना।
सच कहूँ, इस शेफ रोल के लिए तुम्हारी फील्ड से मैं सच में अनिश्चित हूँ कि तुम एक एक्टर हो या एक कुक। ठीक है, घर जाओ, कल सुबह 10:30 बजे। ठीक, मिलते हैं। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। सामने छाया में डायना डायरेक्टर से बात कर रही है, उत्साहित। मुझे उसके कहने के कुछ टुकड़े सुनाई देते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा था? ऑनलाइन बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो एक असली विथड्रॉल था। हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता और तुम उसे और सीन्स दे रहे हो। जिस तरह से वो आखिरी शब्द कहती है वो नरम और चिपकू लगता है, लगभग घनिष्ठ, घिनौना। अगर वो उस डायरेक्टर के साथ सोई नहीं है तो मैं अपना ही सर खा जाऊंगा। ये इंडस्ट्री एक नाला है, कोई भी इससे साफ नहीं निकलता। मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं साफ हूं, वरना मैं घुसने की कोशिश नहीं कर रहा होता। मैं बिना पीछे मुड़े सेट से चला जाता हूं, एक कैब पकड़ता हूं, सीधा घर। अगले दिन सुबह 11 बजे वापस। रेस्टोरेंट के सेट पर मैं तैयार हूँ। 9 जुड़ी हुई लाइंस कंफर्म, और इस बार मुझ पर एक डेडिकेटेड कैमरा एंगल है। मैं शायद स्क्रीन पर देखूंगा। स्कूल से निकले हुए मुश्किल से 1 साल हुए। किसी के लिए ऐसा मौका एक बेकार एक्स्ट्रा के रूप में ग्राइंड करना सच में दुर्लभ है, खासकर जब आज की डिश स्क्विरल मैंडरिन फिश है, एक राजकीय भोज का क्लासिक। किचन में मेरे अंदर का मास्टर शेफ हावी हो जाता है। क्लैपर बजता है और आवाज आती है, एक्शन। मेरी कड़छी पहले से ही चल रही है। लंच के समय रेस्टोरेंट भरा हुआ है। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायना और मैं सब एक ही टेबल पर बैठे हैं। टेबल के बीच में स्क्विरल मैंडरिन फिश, बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम, रंग गहरा सुनहरा नारंगी, स्वाद मीठा और खट्टा, टेक्सचर नाजुक, खुशबू अमीर और नमकीन। मछली जबान पर पिघल जाती है। टोफू रेशम जैसा मुलायम है। सॉस सबको एक साथ जोड़ती है और आप बस खाना बंद नहीं कर सकते। टेबल पर हर कोई उसमें खो जाता है, यहाँ तक कि डायना, जो मेरे प्रति अपनी दुश्मनी मुश्किल से छुपा पाती है। राजकीय भोज की डिश का एक निवाला लेती है और लगभग अपनी चॉपस्टिक्स गिरा देती है। ये अद्भुत है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं खाया है, 5 स्टार होटल में भी नहीं। वो सच में नहीं समझ पा रही है ये लड़का क्या है, एक एक्टर, एक एडिक्ट, एक शेफ। डायरेक्टर मेरी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे एक असली शेफ को उसकी असली ज़िंदगी जीते हुए देख रहा हूँ। और पूरे शूट के दौरान एक्टिंग का एक भी निशान नहीं है, बस स्वाभाविक सहज उपस्थिति। लाइंस भी कुछ अलग नहीं है, इतने विश्वसनीय कि आपको विश्वास हो जाए कि मैं उस स्टोव के पीछे ही अच्छा लगता हूँ। शायद वो सच में एक कुक था और बाद में फिल्म स्कूल गया। लंच के बाद डायरेक्टर खुद मुझे ढूंढने आते हैं। हम छाया में एक साथ खड़े हैं। वो गर्मी से मुस्कुराते हैं। ईथन, मुझसे ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने कभी शेफ के रूप में काम किया है? कोई जजमेंट नहीं, बस मुझे सच बताओ। इससे यहाँ तुम्हारी पोजीशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं, सच में मैंने नहीं किया है। मैं ग्रेजुएशन से ही एक बैकग्राउंड एक्टर के रूप में ग्राइंड कर रहा हूँ। 1 साल मौके की तलाश में, समय नहीं मिला। कुछ और? मैं प्रोफेशनल तौर पर कब कुकिंग करता? तुमने सच में नहीं किया। खैर, तुम्हारी स्किल्स अद्भुत हैं और तुम्हारा किसी रोल को अपनाने का तरीका इतना विश्वसनीय है। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारी परफॉर्मेंस के बीच का फ़र्क नहीं बता सकता। शुक्रिया डायरेक्टर, तारीफ के लिए। तारीफ? ये तो कम है, वो कोई तारीफ नहीं थी। सच कहूँ, मुझे लगता है इस तरह के रोल्स में ही रहो। एक शेफ, तुम हर बार चमकोगे। मैं इसकी सराहना करता हूँ। आज के पैसे के बारे में? रुको ईथन, मेरी बात सुनो। हम रात भर में दोबारा लिखेंगे, तुम्हारा कैरेक्टर बनाएंगे, तुम्हें 5वां मेल लीड देंगे। तुम फीमेल लीड के रक्षक का रोल करोगे। स्क्रीन टाइम इस पर निर्भर करेगा कि ये कैसे डेवलप होता है, लेकिन तुम्हें प्रोडक्शन के साथ रहना होगा लगभग 3 महीने। अगर ये अच्छा गया तो कोई और बैकग्राउंड काम नहीं। और इस प्रोडक्शन को कम मत समझो, इसके पीछे एक बड़ा स्टूडियो है। जब हम रैप कर लेंगे, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक शेफ सेंटर्ड प्रोजेक्ट तैयार करूंगा। दिलचस्पी है? माफ़ कीजिए डायरेक्टर, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, बस। आज के पैसे दे दीजिए प्लीज़। डायरेक्टर मुझे सच में हैरान होकर घूरते हैं। इस तरह का मौका उसके सामने है और वो कहता है कि उसे दिलचस्पी नहीं है। कोई और बैकग्राउंड एक्टर? अगर एक डायरेक्टर उनके लिए एक पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करने की पेशकश करता तो वो घुटनों के बल बैठकर शुक्रिया के आंसू बहा रहे होते। और ये लड़का बस आज के पैसे के बारे में सोच रहा है। डायरेक्टर के पास शब्द नहीं है। वो काफ़ी देर तक घूरते हैं, आखिरकार बोलने से पहले। ईथन, तुम्हें यकीन है कि तुम्हें दिलचस्पी नहीं है? मुझे यकीन है। मैं सर हिलाता हूँ, कोई हिचकिचाहट नहीं। मजाक कर रहे हो?
1 महीने में व्हाट इज एन एक्टर का लाइव स्टेज शुरू होता है। इस तरह के लो बजट प्रोडक्शन में 5वें मेल लीड का रोल करने और एक कमज़ोर लीड एक्ट्रेस के साथ सीन शेयर करने में किसको दिलचस्पी है? नहीं शुक्रिया। डायरेक्टर का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ देर मुझे घूरते हैं, फिर मुड़कर चले जाते हैं। मैं सर हिलाता हूँ। कुछ खास क्लास एक्ट नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में चिंता नहीं करता। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, उसे पैसे देने होंगे, मुझे चिंता नहीं है। कुछ मिनट बाद फिलिप बाहर आता है। वो सीधा मेरे पास आता है और अपनी आवाज़ धीमी करता है। तुमने डायरेक्टर को मना कर दिया? मैं सर हिलाता हूँ। मैं आधा उम्मीद करता हूँ कि वो मुझ पर दबाव डालेगा या डायरेक्टर की तरह कोई ताना मारेगा। इसके बजाय वो मुझे पूरी तरह से हैरान कर देता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है। अच्छा, बेहतर है कि तुमने नहीं किया। ईथन, मुझे तुम पर विश्वास है। ये जगह तुम्हारे टैलेंट के लिए बहुत छोटी है। ये लो, मुझे ऐड करो। मैं कुछ बेहतर के लिए नज़र रखूंगा। ये लो आज के पैसे, 1500 और ये 800 एक्स्ट्रा लंच में कुकिंग के लिए। इसे एक टिप समझ लो। अब जाओ आराम करो। पैसे लेता हूँ और आखिरकार खुद को मुस्कुराने देता हूँ। शुक्रिया फिलिप। फिलिप सच में एक नेकदिल इंसान। वो मेरे बाजू पर थपथपाता है। कल एक और दिन, इसे पूरा करो। डायरेक्टर जो भी करे, हम कॉन्ट्रैक्ट के तहत हैं। चिंता मत करो, मुझे अपनी जिम्मेदारियां पता हैं। अच्छा, और कल के सीन्स फिर से कुकिंग के हैं। क्या कोई चांस है कि तुम एक अच्छा कुंग पाओ चिकन बना सको? ये मेरा फेवरेट है। हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। हाँ, पैसे के दीवाने हो, है ना? ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर डील पक्की? फिलिप हंसता है, साफ तौर पर खुश। मैं इससे ज़्यादा नहीं खींचता। मैं उससे हाथ मिलाता हूँ और चला जाता हूँ। दिन के 2300, बुरा नहीं है। कल के आखिरी शूट के बाद मुझे एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। तीसरा दिन, पहले जैसा ही, दोपहर का शूट। बिल्कुल वैसा ही जैसा फिलिप ने चेतावनी दी थी। जवान डायरेक्टर का एटीट्यूड है। पूरी सुबह ठंडी खामोशी, सेट पर अचानक गुस्से के दौरे, एटीट्यूड आसमान पर। मैं सर हिलाता हूँ। एक ही थैली के चट्टे बट्टे। उसके और डायना के इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल एक जैसे हैं, या उसकी कमी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो पिछले दरवाजे से सीधा अंदर आ गई। एक बिस्तर शेयर करने वाले 2 लोग उन दोनों के बारे में सब कुछ कहते हैं। मैं पत्थर की तरह स्थिर रहता हूँ, एक भी भटकाव नहीं। मेरे सीन्स हमेशा की तरह हैं, स्वाभाविक, पूरा नियंत्रण, हर हिस्से में, मास्टर शेफ। भले ही डायरेक्टर कुछ चुनने के लिए ढूंढ रहा हो, एक ही टेक काफ़ी है, हर बार परफेक्ट, कुछ भी आलोचना करने के लिए नहीं। आखिर में डायरेक्टर के पास डायना पर गुस्सा निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो एक के बाद एक टेक खराब कर रही है। उस पर इतना समय बर्बाद हुआ, इसीलिए मैंने पूरी सुबह डायना को ही संभाला। वो कम से कम 7 या 8 बार रो पड़ी। दोपहर में मैं लंच के लिए नहीं रुकता। मैं अपने 1500 दिन की मजदूरी प्लस 1000 जो फिलिप ने कुंग पाओ चिकन के लिए पर्सनली स्पॉन्सर किया था, जेब में डालता हूँ, और जिस पल कैश मेरे हाथ में आता है, मैं चला जाता हूँ। फिलिप आखिर में पूरा कुंग पाओ चिकन का डिश अकेला ही खत्म करता है। डायरेक्टर को उसे छूने में बहुत शर्माती है, डायना को उसे छूने में बहुत शर्माती है। दोनों ही खाने में ऑकवर्ड होते हैं। कोई और भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। फिलिप आखिर में हर निवाले के साथ अपने होंठ चटकता है। डिश बिल्कुल अद्भुत है। मैं खुद को 3 दिन की छुट्टी देता हूँ। फिलिप की छोटी सी क्रू में सिस्टम की क्षमताओं ने मुझे सिर्फ 3 दिनों में 4950 कमाने में मदद की, जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो मैंने खुद को ट्रीट किया। अच्छा खाना, अच्छा जीवन। मैंने ताज़ा सी फूड का एक ढेर उठाया और घर आते ही पूरे शेफ मोड में चला गया। अपनी 30 मीटर की छोटी सी जगह में मैं एक 5 स्टार किचन की तरह कुकिंग कर रहा हूँ। परम आनंद। मैं एक राजा की तरह खाता हूँ। इस बीच मैंने सिस्टम का अध्ययन करने में काफ़ी समय बिताया। एक लूप होल का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए, जैसे खुद को एक रोल असाइन करना और उसे अपने आप परफॉर्म करने की कोशिश करना, या कॉस्प्ले के जरिए कैरेक्टर की नकल करना, कुछ भी काम नहीं किया। सिस्टम ने खुद को एक्टिंग प्रोफेशन में लॉक कर लिया था। इसका मतलब है कि मुझे उसे ट्रिगर करने के लिए वैध एक्टिंग अफसरों से गुजरना होगा। कोई विकल्प ना होने पर वापस एक छोटे से खिलाड़ी बनने की तरफ। ये सबसे तेज रास्ता है। साथ ही 1 महीने बाद वैरायटी शो का लाइव प्रसारण एक अच्छा चैनल है। मैं इसका और ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। अपने ब्रेक के चौथे दिन मैंने फिर से काम ढूंढने निकलने का फैसला किया। लेकिन उस सुबह जल्दी मेरा फ़ोन बजा, एक अनजान नंबर। मैंने उठाया और दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज़, हल्की सी जानी पहचानी, मेरे कान में गूंजी। हेलो, क्या ये ईथन है? हाँ, बोल रहा हूँ।
कौन है? मैं जियो हूँ। मास्टर जियो, मैं गर्मी से कहता हूँ। ये मुझे एक पल में समझ आ जाता है। जो व्हाट इज़ एन एक्टर ऑडिशन पैनल पर सबसे बूढ़े जज हैं, जिस इंसान से मैंने पर्सनली कॉल करने की आखिरी उम्मीद की थी। अगर ये कंपटीशन राउंड्स के बारे में है तो मैं पूरा ध्यान दूंगा। मास्टर जियो की गर्माहट भरी हंसी फोन से आती है। ईथन, व्यस्त रहे। अगले महीने के राउंड्स के लिए तैयार हो। बस खुद को व्यस्त रखा है मास्टर जियो, कंपटीशन के लिए। मैं बस अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। कोई अफसोस नहीं। मैं अभी भी एक नया एक्स्ट्रा हूँ। कोई दबाव नहीं, कोई बोझ नहीं। अच्छा स्वस्थ मानसिकता, मुझे ये पसंद है। ईथन, क्या तुम जानते हो कि मैं रिटायर होने से पहले क्या करता था? कोई अंदाज़ा नहीं। मैं जिंगवा फिल्म अकेडमी में प्रोफेसर था। तो जब मैंने ऑडिशन में तुम्हारी प्रोफाइल देखी तो मुझे एक तुरंत कनेक्शन महसूस हुआ। वो बात सब कुछ साफ कर देती है। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्हें पता चला कि जैकरी ने अंदर आने के लिए जुगाड़ किया था तो वो इतने नाराज दिख रहे थे। उन्होंने मुझसे बात करने के लिए खास कोशिश की थी, मुझे अपना सर शांत रखने के लिए कहा था। वो इस फील्ड में मेरे लिए लगभग एक ग्रैंड मास्टर हैं। मैं हंसता हूँ। तो आप भी जिंगवा से थे मास्टर जियो। मुझे ऑडिशन में प्रोत्साहन के लिए सच में आपका धन्यवाद करना है। कोई बात नहीं, तुमने वो जगह खुद कमाई है, वो एडिक्ट की परफॉर्मेंस। सच कहूँ, अपने सालों में मैंने कभी किसी को तुमसे ज्यादा विश्वसनीय तरीके से करते हुए नहीं देखा। आप बहुत दयालु हैं मास्टर जियो। मैंने बस खुद को उसमें हिप्नोटाइज करने की कोशिश की, खुद को विश्वास दिलाया कि मैं कैरेक्टर हूं। बस ऐसे ही कर रहा था। सच में? हाँ, ऐसे ही। और तुमने वो कर दिखाया। ईथिन, मैं असल में इसलिए कॉल कर रहा हूं क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। मेरे अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ आने वाला है। अच्छा या बुरा मैं नहीं बता सकता। कहिए मास्टर जियो। बात यह है, मेरा एक पुराना स्टूडेंट अब डायरेक्शन में आ गया है। वो अभी एक अर्बन रोमांस ड्रामा शूट कर रहा है। वो इस फील्ड में नया है, अभी ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है मेरी नज़र में, प्रतिभाशाली है। उसके प्रोडक्शन को एक बड़े फीचर्ड रोल प्लेयर की ज़रूरत है, शायद सेट पर 15 से 20 दिन, लेकिन वो एक टाइट बजट पर काम कर रहा है और बिना किसी नाम के वो सही टैलेंट को आकर्षित नहीं कर सकता। उसने मुझे एक फेवर के लिए कॉल किया था, कोई जो कम में काम करने को तैयार हो, और मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैं जम जाता हूँ। एक पल की उलझन। मास्टर जे, मैं बस एक आम एक्स्ट्रा हूँ, मैं क्या काम आऊँगा? मैं एक बड़े फीचर्ड प्लेयर के आसपास भी नहीं हो। पहले तुमसे कुछ पूछता हूँ ईथन। मेरे स्टूडेंट को एक विलन का रोल करने के लिए किसी की ज़रूरत है, एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का। स्क्रीन टाइम के मामले में बहुत बड़ा रोल नहीं है, लेकिन एक टाइप का है, एक आदर्श प्रारूप। परिवार की संपत्ति 10 अरब से ज़्यादा, पूरा पैकेज, घमंडी, अकड़ू, शोर मचाने वाला और बेशर्म। लगता है तुम इसके साथ काम कर सकते हो? जैसे ही मैं ये सुनता हूँ, मेरे अंदर कुछ आग लग जाती है। हे भगवान, एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का, एक परिवार जिसकी संपत्ति 10 अरब से ज़्यादा है। अब ये कुछ ऐसा है जिसके साथ मैं काम कर सकता हूँ। एक बार मैं इसे कर लूंगा तो सिस्टम मुझे सच में उस जिंदगी में डाल देगा। मेरी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मुझे इसके लिए जाना ही होगा। मास्टर जो, अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे सीधा कहूँगा, आप जिस आर्केटाइप का वर्णन कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का। मैंने असल में इसका अध्ययन किया है और मुझे इसके लिए एक असली फील है। हाँ, बहुत खूब। मेरा मतलब है ईथन, मैं तुम में असली प्रतिभा देखता हूँ। तुम्हें एक प्रॉपर प्रोडक्शन में और समय की ज़रूरत है। आ जाओ, मैं तुम्हें खुद लाऊंगा। शुक्रिया मास्टर जो, मैं इसकी सराहना करता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन ईथन, मुझे ईमानदार होना होगा। बजट को देखते हुए वो शायद तुम्हें सिर्फ माइनर फीचर्ड रेट पर ही पे करेंगे, मेजर पर नहीं। क्या तुम इसके साथ जी सकते हो? बिल्कुल ठीक है, मैं अभी भी बस एक एक्स्ट्रा हूँ। माइनर फीचर्ड रेट पे मिलना ही मेरे लिए उम्मीद से ज़्यादा है। परफेक्ट, अब ये मुझे पसंद है। सीधे पॉइंट पर। अगर तुम आज फ्री हो तो मेरे साथ सेट पर चलो, मेरे स्टूडेंट से मिलो, एक स्क्रीन टेस्ट करो। अगर बात बन गई तो हम वहीं साइन कर लेंगे। डील। मैं अभी निकल रहा हूँ मास्टर जियो। अच्छा, मैं फार ईस्ट टावर के नीचे इंतजार करूंगा, रास्ते में हूं। हम फोन रखते हैं। मैं दुनिया के शीश पर हूं। एक नया रोल आ रहा है और एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का जिसकी पारिवारिक संपत्ति 10 अरब से ज्यादा है। क्या ये मेरी गरीबी से निकलने का टिकट है? पैसा? सच कहूं, ये मेरी सबसे कम चिंता है। माइनर फीचर्ड रोल्स में 300 से 500 का मिलता है, मेजर फीचर्ड रोल्स में 1500 से 3000 तक मिलता है। फर्क असली है। मास्टर जी जो मांग रहे हैं वो ये है कि मैं माइनर फीचर्ड रेट पर मेजर फीचर्ड रोल का काम करूं। काम का बोझ भारी होगा, कोई शक नहीं। कोई भी आम फीचर्ड एक्टर डील से दूर चला जाएगा।
आम मानकों के हिसाब से ये बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, लेकिन मैं शुरू से ही एक फीचर्ड एक्टर नहीं हूँ। सच कहूँ तो ये मेरे लिए पहले से ही एक कदम आगे है। और जहाँ तक रोल की बात है, सच कहूँ तो ये बस अपने हुनर को निखारने का एक मौका है, खासकर अब जब मेरे पास सिस्टम है। एक बार मैं इस बिगड़े हुए अमीर लड़के के रोल को निभा लूंगा, कल्पना सच्चाई बन जाएगी और मैं रातों रात गरीब से अमीर हो सकता हूँ। सीधे फास्ट ट्रैक पर, सीधे शीर्ष पर, फार ईस्ट टावर, एक प्रीमियर ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग, इसकी ऊपर की 2 मंजिलें। लाइव सेट लोकेशन के रूप में किराए पर ली गई हैं। ज़्यादातर शूटिंग यहीं बिल्डिंग में होती है, ऑफिस वर्कर्स के रोमांटिक उलझनों को कैप्चर करते हुए। इस जगह का किराया सस्ता नहीं हो सकता। मैं फिल्मिंग एरिया के बाहर खड़ा होकर सीन देख रहा हूँ। क्रू काफ़ी बड़ा है, फिलिप की छोटी सी टीम से काफ़ी बड़ा। डायरेक्टर जैक हैं। वो पहले एक एक्टर थे, सालों तक इसमें रहे लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए वो डायरेक्शन में आ गए। वो मास्टर जियो के स्टूडेंट हैं और उनके कनेक्शंस बुरे नहीं हैं। ये अर्बन ड्रामा उनकी पहली फीचर है। लगभग 30 मिलियन का निवेश, एक असली जुआ। मेन लीड एक फीका पड़ चुका स्कार रेक्स है, एक नाम जो शायद आपको याद ना हो, लेकिन उस पर एक बहुत ही खास लेबल लगा हुआ है, द हाउलिंग हाउंड। वो एक बार उस रोल के लिए देश भर में घर घर में मशहूर हो गए थे, लेकिन उस एक कैरेक्टर के अलावा वो अंधेरे में खो गए। उन्होंने एक बार एक पीरियड ड्रामा के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता था, लेकिन हाल के वर्षों में इंडस्ट्री बदल गई। सब कुछ ताज़ा चेहरे वाले युवा टैलेंट की तरफ झुक गया और रेक्स ने कभी प्रचार का पीछा नहीं किया, कभी वैरायटी शोज को नहीं छुआ या आसान पैसे के पीछे नहीं भागे, जिसका मतलब था कि उनकी उपस्थिति धीरे धीरे सार्वजनिक दृष्टि से ओझल हो गई, जब तक कि उनके पास कोई काम नहीं बचा। दुख की बात है। दूसरी तरफ फीमेल लीड एक न्यूकमर है, मेरी तरह एक फिल्म एकेडमी की स्टूडेंट। उसका नाम स्टेला है। वो जिंगुआ फिल्म एकेडमी के 2023 के क्लास की टॉप ब्यूटी थी, अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुई। सुनने में आया है रेक्स और स्टेला दोनों मास्टर जो के कनेक्शंस के जरिए लाए गए थे। इससे उनकी पहुंच के बारे में कुछ पता चलता है। लगभग 15 मिनट बाद मास्टर जियो आखिरकार डायरेक्टर जैक के साथ बाहर आते हैं। ईथन, यहाँ आओ। मास्टर जियो मुझे इशारा करते हैं। आ रहा हूँ मास्टर जियो। मैं मुड़कर जल्दी से चलता हूँ। मैं पहली बार डायरेक्टर जैक से आमने सामने होता हूँ। पहला प्रभाव, पतला, टोपी पहने, चेहरा स्टबल से भरा। उस ताज़ा चेहरे वाले एक्टर का कुछ भी नहीं बचा जो वो कभी रहे होंगे। ज़्यादातर डायरेक्टर्स की तरह जानबूझकर महला कुचैला, आम कपड़े, बेजज्बात चेहरा इस काम के साथ आता है। उन्होंने पहले से ही सब कुछ सुन लिया है। मेरे बारे में मास्टर जी से कोई शक नहीं। मास्टर जियो मुझे कैसे भी पेश करें, मैं अभी भी बस एक एक्स्ट्रा हूँ, सबसे नीचे का, हक से। मुझे उनसे मिलने के लिए अंदर जाना चाहिए। ये कि वो बाहर आए, ये बताता है कि वो इस सबसे खुश नहीं थे। मास्टर जी पूरी तरह से गर्माहट से भरे हैं। वो मुझे खींचते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, ईथन, ये डायरेक्टर जैक हैं। जैक, ये ईथन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। आपसे मिलकर खुशी हुई डायरेक्टर जैक। मैं पहले हाथ बढ़ाता हूँ। हेलो। डायरेक्टर जैक का चेहरा खाली। उसने मेरे हाथ को सबसे संक्षिप्त, सबसे औपचारिक स्पर्श दिया और फिर खींच लिया। मास्टर जे तुम्हारी सिफारिश करते हैं, इसीलिए हम एक स्क्रीन टेस्ट करेंगे। अगर तुम में दम है तो तुम सिलेक्ट हो, अगर नहीं तो उन्हें दोष मत देना, सपने में भी नहीं। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। डायरेक्टर जैक और कुछ नहीं कहते। वो मुड़ते हैं और आवाज़ लगाते हैं, शिया, यहाँ आओ। आ रही हूँ। एक लड़की दौड़ते हुए बाहर आती है, साफ तौर पर असिस्टेंट। माथे पर दौड़ने से पसीना है। डायरेक्टर जैक बिना मुड़े इशारा करते हैं, इसे ले जाओ। इसका नाम क्या है फिर से? ईथन। सही है, ईथन को कपड़े बदलने ले जाओ। स्क्रीन टेस्ट थोड़ी देर में। उसे डोमिनिक के सीन्स बता दो। शाओ एक विनम्र मुस्कान के साथ मेरे पास जल्दी से आती है। हेलो मिस्टर ईथन, इस तरफ आइए। शुक्रिया। मैं विनम्रता से सर हिलाता हूँ और पीछे चलता हूँ। एक बार हम अंदर आ जाते हैं, डायरेक्टर जैक मास्टर जो की तरफ मुड़ते हैं और अपना सर हिलाते हैं। मास्टर जो, ये बहुत जवान है। उस पर घमंड का एक भी निशान नहीं है। अगर कुछ है तो लगता है जैसे वो पैसे गिन रहा है। बस उसे एक मौका दो। तुमने ऑडिशन की फुटेज देखी थी। कोई जो एक एडिक्ट को इतना विश्वसनीय तरीके से निभा सकता है, मुझे विश्वास है कि उसमें वो बात है। मास्टर जो, आप जानते हैं कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है। आप जानते हैं कि इस बिजनेस में कितने लोग असल में नशे करते हैं। आपको आंकड़े पता हैं। आपको सच में लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा था? हाँ जैक, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, कोई जांच नहीं,
कोई बोलने का हक नहीं। लोगों पर बेवजह लेबल मत लगाओ, पहले उसे टेस्ट करो। क्या तुम्हें मेरी आंखों पर विश्वास नहीं है? डायरेक्टर जैक कुछ नहीं कहते। मास्टर जे उनके कंधों पर थपथपाते हैं, मुस्कुराते हुए, और प्रवेश द्वार की तरफ इशारा करते हैं। दोनों अंदर चले जाते हैं। मेकअप रूम में एक स्टाइलिस्ट मेरे चेहरे से चमक साफ करता है और हल्का सा मेकअप लगाता है। फिर आउटफिट आता है, एक भड़कीला गुलाबी सूट, प्लाट ट्राउजर्स और एक जोड़ी डिजाइनर लेदर के जूते। कलाई पर एक पीजे, एक नकली, स्वाभाविक रूप से। गले में एक सोने की चेन, शर्ट इतनी खुली हुई कि थोड़ा सा सीना दिखे। 20 मिनट बाद लुक पूरा हो जाता है। मैं आईने में खुद को घूरता हूँ, माथा जोर से सिकुड़ता है। ये कैसा लुक है? ये एक घमंडी, बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा लगना चाहिए। ये तो एक जोकर है, एक सच में खतरनाक अमीर विलन। सोचो, नोबडी से टायरेंट सॉन्ग। जब आप किसी ऐसे को दिखाना चाहते हैं जो बहुत से बाहर और अमीर हो, तो आपको बोलने के लिए कॉस्ट्यूम की ज़रूरत नहीं है, बस एक व्यवहार, खुद को संभालने का एक तरीका चाहिए, और ये सब कुछ कह देता है। वो चीज़ है लापरवाही, शुद्ध निर्लज्जा लापरवाही। इस तरह के कपड़े हो ही नहीं सकता। मैं अपना सर हिलाता रहता हूँ। शाओ पलक झपकाती है और हैरानी से झुकती है। मिस्टर ईथन, सर हिलाने का क्या मतलब है? आपको आउटफिट पसंद नहीं आया? ये सिर्फ बुरा ही नहीं दिख रहा, ये भयंकर है। मैं शियाओ की तरफ देखता हूँ। क्या मैं अपना लुक खुद बना सकता हूँ? अगर डायरेक्टर जैक पूछेंगे तो मैं संभाल लूँगा। शियाओ आह भरती है और बेबस सर हिलाती है। मैं सीधा वार्डरोब रूम में जाता हूँ और चीज़ें इकट्ठा करना शुरू करता हूँ। जब तक मैं ख़त्म करता हूँ, डायरेक्टर जैक और मास्टर जी आ चुके होते हैं। मैं कुछ बहुत ही साधारण में बाहर निकलता हूँ। एक नीला सूट, सफ़ेद शर्ट और एक लाल टाई। मैंने अपने बाल गीले कर लिए हैं, जिससे उन्हें एक बिखरा हुआ, थका हुआ लुक मिला है। डायरेक्टर जैक तुरंत नाक से कोड़ते हैं। शियाओ, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे... ये क्या है? जागो का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके बोलने से पहले मैं बीच में आ जाता हूँ। डायरेक्टर जैक, मैंने इसे खुद बदला है। सच कहूँ तो वो ओरिजिनल आउटफिट घमंडी अमीर बच्चे जैसा नहीं लगता, वो एक जोकर जैसा लगता है। डायरेक्टर जैक का चेहरा और भी गंभीर हो जाता है। तुम एक एक्स्ट्रा हो जो मुझे बता रहा है कि मेरा विलन डिज़ाइन एक मजाक है। तुम्हारे पास अपने बारे में काफ़ी राय है। डायरेक्टर जैक खुश नहीं है। उन्होंने चाहा होगा कि मास्टर जो उनके लिए एक अच्छा मेजर फीचर्ड एक्टर ढूंढे। बिगड़े हुए अमीर बच्चे का रोल स्क्रीन टाइम में भारी नहीं है, लेकिन ये घंघोर नाटकीय संघर्ष से भरा है। ये असल में पूरी सीरीज का एक मिनी क्लाइमैक्स है, और मास्टर जियो के काम करने के साथ रेट पर बात हो सकती थी। आदर्श रूप से एक मेजर फीचर्ड एक्टर को मिड टियर या माइनर फीचर्ड रेट पर एक एहसान के रूप में लाना। उन्हें जो मिला वो माइनर फीचर्ड रेट पर कोई था, बिल्कुल सही, लेकिन जो इंसान आया वो एक साधारण एक्स्ट्रा था। क्या मजाक है? हाँ, ईथन ने ऑडिशन में एक सीन किया था, एक हैरान कर देने वाला परफॉर्मेंस जिसने पुलिस को भी बुला लिया था, और बाद में ये कंफर्म हुआ कि ये थी। लेकिन ये सच में कितना विश्वसनीय है? किसी और फील्ड में शायद, लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हर कोई जानता है कि क्या होता है। हमेशा निगाहबान आंखें रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहती हैं। तो कौन ये यकीन से कह सकता था कि ईथन पूरी तरह से साफ था? क्या हो अगर वो सिर्फ खुद को ही प्ले कर रहा था, और अब मास्टर जियो उसे माइनर फीचर्ड रेट पर लाते हैं? क्या वो इसके लायक भी है? डायरेक्टर जैक पूरी बात से नाराज हैं। उन्हें लग रहा है जैसे मास्टर जियो ने बस काम चलाया और उन्हें एक बेकार को भेज दिया। जो आउटफिट मैंने बनाया था उसे देखकर वो कुछ तीखा कहना चाहते हैं, लेकिन मास्टर जो के खातिर वो रुक जाते हैं। कम से कम उन्हें रस्में तो पूरी करनी होंगी। तो डायरेक्टर जैक मुझे पास के एक सोफा पर ले जाते हैं। हम तीनों बैठते हैं और वो मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए सीन समझाने लगते हैं। वो किसी को फीमेल लीड को लाने के लिए भेजते हैं जो मेरे साथ लाइंस बोलेगी। डायरेक्टर जैक के ड्रामा में बिगड़े हुए अमीर बच्चे का नाम डोमिनिक है। उसके परिवार की संपत्ति करोड़ों में है। डोमिनिक एक आदर्श प्लेबॉय है, हद से ज़्यादा घमंडी। उसे लगता है कि पैसा कुछ भी किसी को भी खरीद सकता है। कहानी में वो विलन है जो शुरू में फीमेल लीड को परेशान करता है, जबकि वो और रेक्स एक ऐसे रोमांस में है जो उम्र के अंतर को पार करता है। रेक्स एक 40 साल के आदमी का रोल करते हैं। स्टेला एक ताज़ा कॉलेज ग्रेजुएट का रोल करती है जो एक ऑफिस में काम करती है। रेक्स के कैब ड्राइवर कैरेक्टर के साथ एक अचानक मुलाकात सब कुछ शुरू करती है। आम फॉर्मूला। आज का स्क्रीन टेस्ट वो सीन है जहां डोमिनिक फीमेल लीड को उसके ऑफिस बिल्डिंग के बाहर घेर लेता है। रोल के लिए डोमिनिक को शुद्ध, पहुंच से बाहर घमंड दिखाना है, उसे बेकाबू होना है। कुछ मिनट बाद डायरेक्टर जैक बेजज्बा चेहरे के साथ मुझे देखते हैं।
वो सीन है। कोई सवाल? सिस्टम अलर्ट। टारगेट रोल मिला। बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा। मुबारक हो होस्ट, आप एक सच्चे बिगड़े हुए अमीर बच्चे बनने वाले हैं। मुबारक हो होस्ट, आज रात से पहले आपके माता पिता को 10 अरब से ज्यादा की संपत्ति मिलेगी। मैं जम जाता हूं, मेरा सीना लगभग रुक जाता है। हे भगवान, ये सच में हो रहा है। मैं एक बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा बन रहा हूं। रुको, 10 अरब की संपत्ति माँ बाप को जाती है, मुझे नहीं। हाँ, ये लगभग मजाकिया है। सिस्टम हर चीज के बारे में इतना सीधा है। तो मैं अब सच में एक बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा हूं। लेकिन अगर मैं इस रोल से बाहर निकल जाता हूं तो क्या संपत्ति भी गायब हो जाएगी? शायद नहीं। कुछ भी हो, मैं रात तक बाहर नहीं निकलूंगा। पहले माँ बाप को वो संपत्ति हासिल करने दो। मैं सच में उत्सुक हूं कि सिस्टम कैसे मेरे माता पिता के लिए 10 अरब की संपत्ति स्वाभाविक रूप से लैंड करवाएगा। और सच कहूं, ये एक अच्छा परिणाम है। इस दुनिया में आने के बाद मुझे फिर से सच्चा माता पिता का प्यार महसूस हुआ, असली, गहरा और। इस जीवन के पिता एक ईमानदार बढ़ई हैं। उन्होंने ये व्यवसाय विरासत में पाया है। गांव के लिए फर्नीचर बनाते हैं और बस गुजारा करने के लिए काफ़ी कमाते हैं। माँ एक अनाज और तेल की दुकान पर काम करती हैं। साधारण वेतन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोनों ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। उन्होंने इसके लिए बहुत कष्ट उठाए। इसीलिए ग्रेजुएशन के बाद मैंने पैसे बचाने के लिए आउटर रिंग पर सबसे सस्ता, सबसे ख़राब एक कमरे का फ्लैट किराए पर लिया, क्योंकि पैसा था ही नहीं। लेकिन गरीबी के अलावा मेरा इस जीवन के माता पिता के साथ गहरा रिश्ता है, ख़ासकर माँ के साथ। शायद इसका कुछ लेना देना इस बात से है कि मुझे गर्भ में भी यादें थीं। जन्म से पहले से लेकर बचपन तक मुझे हमेशा साफ याद है कि उन्होंने मुझे कितना असाधारण प्यार दिया, शब्दों से परे गर्म। तो ये परिणाम एक अच्छा है। एक बिगड़े हुए अमीर बच्चे की दौलत माता पिता की होती है, बिल्कुल होती है। मेरे सामने डायरेक्टर जैक ने देखा कि मेरा चेहरा अजीब हो गया है। वो शायद सोच रहे हैं कि मैं डर रहा हूँ। तो बिना हिचकिचाए वो कहते हैं, अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा रोल ढूंढ सकता हूं। देखो और सीखो। कम से कम मास्टर जे की सिफारिश बर्बाद नहीं होगी। मैं वापस होश में आता हूं और जब मैं डायरेक्टर्स के एक्ट को देखता हूं तो मेरी आंखें बदल चुकी हैं, ठंडी, शाही। मैं अपने होठों के कोने को मोल लेता हूं। किसने कहा मैं ये नहीं कर सकता? आवाज सपाट, तिरस्कार से भरी, चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई जबरदस्ती भाव की जरूरत नहीं, बस आंखें। मैं उस लापरवाह अमीर बच्चे की खाल में घुस गया हूं और नोबडी से टायरेंट सॉन्ग मेरे दिमाग के पीछे जल रहा है। बिल्कुल, मेरी आंखें डरावनी होंगी। डायरेक्टर जैक इसे महसूस करते हैं, एक झटका सीधा उनके सीने पर। ये क्या? इसने मुझे चौंका दिया। एक सेकंड ये बच्चा बस वहीं खड़ा था, अगले सेकंड वो मुझे ऐसे घूर रहा है, मुझसे ऐसे बात कर रहा है। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। वो पहले से ही कैरेक्टर में है, उसे पहले से ही अपना चुका है। इतनी जल्दी? हे भगवान, वो एहसास, ये सच में तुम्हारी खाल के नीचे रेंग जाता है। हाँ, बिल्कुल वही। डायरेक्टर जैक कशिश महसूस करते हैं। वो मुड़ते हैं और आवाज़ लगाते हैं, स्टेला, आ रही हूँ, आ रही हूँ। एक लड़की की आवाज़ बाहर से आती है। वो थोड़ा सा सांस फुलाते हुए अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है, वो पहले से ही माफ़ी मांग रही है। सॉरी डायरेक्टर, मैं बस एक पल के लिए बाहर गई थी। ओह मास्टर जियो, आप भी यहाँ हैं? हाँ, तुम ऐसे दौड़ते हुए क्यों घूम रही हो? मास्टर जियो स्टेला को देखकर गर्मी से मुस्कुराते हैं। उनके सामने वाली लड़की उज्जवल, सुंदर, जिंगुआ के 2023 के क्लास की टॉप ब्यूटी है। अभी भी एक स्टूडेंट, अभी भी संभावनाओं से भरी हुई। मास्टर जियो को उसके बारे में एक एहसास है कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, तो उन्होंने उसके सॉफ्टमोर ईयर में ही निकाल लिया था। उसे कुछ अनुभव हासिल करने के लिए एक असली प्रोडक्शन में भेजा था। स्टेला मास्टर जे के एक पुराने दोस्त की पोती है, एक कनेक्शन, हाँ, लेकिन मास्टर जे सच में उसकी मदद करके खुश हैं। डायरेक्टर जैक स्टेला को देखते हैं और तुरंत मुझ पर इशारा करते हैं, स्टेला, उसके साथ सीन करो, वो जहां डोमिनिक उसे बिल्डिंग के बाहर घेर लेता है। स्टेला मुझे देखती है, मैं वापस देखता हूं, लेकिन मेरी नज़र में कुछ ऐसा है जो उसे बेचैन कर देता है। उसके शरीर में एक थरथराहट डाल जाती है। वो जानती है कि मर्द उसे कैसे देखते हैं, स्वभाव से सुंदर। उसने हमेशा ध्यान आकर्षित किया है और हर मर्द की आंखों में जो उसने देखी हैं, उसमें हमेशा इच्छा, एक कब्जा करने की भावना रही है, ऐसी जो मर्द और औरत के बीच होती है। वो हमेशा बता सकती है। लेकिन ये वाला, जिस तरह से वो उसे देख रहा है, अलग लगता है, जैसे वो एक चीज़ है, एक खिलौना। क्या वो उसके लिए वही है? डायरेक्टर जैक समय बर्बाद नहीं करते। एक जल्दी से परिचय के बाद
वो स्टेला की तरफ मुड़ते हैं। यहीं, अभी, इसमें घुसो। उस सीन को करो जहां तुम बिल्डिंग के बाहर ईथन के साथ घिरी हुई हो। कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। स्टेला जबरदस्ती शब्द निकालती है। वो झूठ बोल रही है। दिक्कत है। ये बहुत अचानक है। वो अभी भी एक स्टूडेंट है। उसने अभी तक अपना परफॉर्मेंस थ्योरी का कोर्स वर्क भी पूरा नहीं किया है। वो यहाँ कुछ हद तक असली प्रतिभा के कारण है और कुछ हद तक मास्टर जो ने जुगाड़ लगाया है, लेकिन डायरेक्टर ने बोल दिया है। कमरे में मास्टर जे के देखने के साथ वो आगे बढ़ती है। फर्श साफ हो जाता है। दर्शकों का एक झुंड किनारों पर इकट्ठा हो जाता है। डायरेक्टर जैक और मास्टर जे दूर बैठते हैं और मॉनिटर के जरिए देखते हैं। सीन 1 शुरू होता है। स्टेला ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलती है। दिन खत्म हो गया है। उसने मुश्किल से कुछ कदम ही चले थे कि एक ऊंची अकड़ भरी आवाज हवा में गूंजती है। सरप्राइज! स्टेला हिचकिचाती है, स्वाभाविक रूप से, अपने बैग को सीने से लगाए हुए। वो मुझे चौंक कर देखती है। डोमिनिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ चलता हूँ। कोई बड़ा चढ़ाकर भाव नहीं, बस एक शांत आम तिरस्कार। मेरे होंठ का कोना मुश्किल से उठता है। अकेले वो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर असली पल आता है। मेरी चाल बोलती है। बाजू ढीले और खुले, कंधे धीरे धीरे इधर उधर हिलते हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये बॉडी लैंग्वेज उस कच्चे निर्लज्ज घमंड को ऐसे पकड़ती है जैसा कोई शब्द नहीं कर सकता। मॉनिटर के पीछे मास्टर जियो मुस्कुराते हैं और मुझ पर इशारा करते हैं। उसके चलने का तरीका देखो, ये टेक्स्ट बुक है। वो घमंड एक कॉस्ट्यूम से नहीं आता, ये हड्डियों से आता है। जैक, तुम्हें अपना सिद्धांत पता है, लेकिन तुम्हारी एक्टिंग की समझ हमेशा थोड़ी कमजोर रही है। यही एक कारण है कि तुम कभी एक एक्टर के रूप में आगे नहीं बढ़ पाए। कभी कभी परफॉर्मेंस सीखी नहीं जाती, ये समझी जाती है। ईथन का बैकग्राउंड तुम्हें पता है, बिल्कुल गरीब। पिता बढ़े ही हैं, काम आता है पैसा आता है, काम नहीं पैसा नहीं। माँ एक अनाज और तेल की दुकान पर काम करती हैं। ऐसे बैकग्राउंड के साथ क्या उसमें स्वाभाविक रूप से एक बिगड़े हुए अमीर बच्चे का हवस है? बिल्कुल नहीं। और फिर भी वो चाल, वो घमंड, तुम्हें पता है ये कहाँ से आया? उसने इसे समझ लिया। कभी कभी समझ मेहनत से आगे निकल जाती है। एक्टिंग के लिए असली प्रतिभा चाहिए। डायरेक्टर जैक कुछ नहीं कहते। वो देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आगे क्या होता है। सीन 2। मैं स्टेला को घेर लेता हूं। एक हाथ उसके बालों के किनारे को छूता है और नीचे सरकता है, मुझे बचाते हुए। एक शांत सवाल, लेकिन स्टेला उसमें बर्फ को सुनती है। नीचे छिपी धमकी। कोई बड़े जेस्चर्स की जरूरत नहीं, बस ये कुछ जो लगभग नरम लगता है। स्टेला में एक गहरा, बेचैन करने वाला डर पैदा करने के लिए काफी है। एक्टिंग वाला नहीं, वो इसे असली महसूस करती है, खासकर मेरी आंखों में वो लुक, सतह पर। लेकिन नीचे बिल्कुल ठंडा, उसे एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हुए। उसके चेहरे से नीचे, उसकी गर्दन तक, फिर और नीचे। हे भगवान, वो सच में उस पर हावी हो रहा है। उसकी छाती पर खुलेआम बेशर्मी से घूर रहा है। एक पल में शर्म की एक लहर उसके अंदर दौड़ जाती है। उसके चेहरे पर गर्मी छा जाती है। वो मुझे जोर से धक्का देती है, एक तीखी चीख निकालते हुए। क्या कर रहे हो? मुझसे दूर रहो। मॉनिटर के पीछे मास्टर जियो का चेहरा खिल उठता है। वो स्क्रीन पर इशारा करते रहते हैं। देखा, स्टेला उसमें भी नहीं थी और ईथन ने उसे सीधा खींच लिया। वो प्रतिक्रिया एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। वो तभी ऐसे हिलती है जब वो सच में अपमानित महसूस करती है, जिसका मतलब है कि उसने उसे महसूस करवाया। ईथन ने उसे इसे असली महसूस करवाया। डायरेक्टर जैक नागभौं से कोड़ते हैं और मुड़ते हैं। मास्टर जी, क्या कोई चांस है कि वो सच में उसका फायदा उठा रहा है? जैक, क्या ये एक सवाल है जो एक डायरेक्टर को पूछना चाहिए? सॉरी, डायरेक्टर जैक जानते हैं कि उन्होंने गलत बोल दिया। वो अजीब तरह से खांसते हैं, बस ऐसे ही सोच रहा था। मास्टर जियो एक शांत आह भरते हैं। वो जैक को अच्छी तरह से जानते हैं, प्रतिभाशाली, रचनात्मक, लेकिन एक एक्टर के रूप में वो कभी वो गहरी समझ नहीं पाई। एक डायरेक्टर के रूप में वही जोश उसके काम में दिखता है। मास्टर जे को उस पर विश्वास है, लेकिन डायरेक्टर जैक में भी वो सारी कमियां हैं जो इस रोल के साथ आती हैं, जिसमें अनस्पोकन रूल्स भी शामिल हैं। और अभी जैक की नज़र स्टेला पर टिक गई है। जिस तरह से वो उसकी रक्षा करता है, वो पहले ही 1-2 हद पार कर चुका है। ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ कहने को नहीं है। मास्टर जे उसके पिता नहीं हैं, वो बस दूर देख सकते हैं। सबसे अच्छे की उम्मीद करना एक बात है,
क्या वो काम करेगा या नहीं, ये दूसरी बात है। तो मास्टर जो और कुछ नहीं कहते, दोनों वापस मॉनिटर की तरफ मुड़ जाते हैं। सीन 3। मैं स्टेला की कलाई पकड़ लेता हूँ। वो चिल्लाती है और दूर होने की कोशिश करती है। कमरे में तनाव बढ़ जाता है। आमतौर पर एक आदमी को एक औरत के साथ ऐसे बर्ताव करते देखकर कोई बीच में आ जाता, लेकिन इसके बजाय मैं घूमकर डायरेक्टर जैक और मास्टर जे की तरफ जाता हूँ। एक उंगली उठाकर आंखें गुस्से से जल रही हैं। क्या फिल्म कर रहे हो? वो फ़ोन दूर रखो। डायरेक्टर जैक का चेहरा पीला पड़ जाता है। फिर मैं एक क्रू के सदस्यों के समूह की तरफ मुड़ता हूँ जो साइड से देख रहे थे। क्या घूर रहे हो? निकलो यहां से। क्रू के सदस्य हैरान खड़े रहते हैं। क्या वो सच में हम पर चिल्ला रहा है? क्योंकि मेरी आंखें सच में उन पर टिकी हुई हैं और उनमें से हर एक को पूरा विश्वास है कि अगर वो देखते रहे तो वो आकर मुक्का मार देगा। इतना बेशर्म, इतना असहनीय, जिस तरह का इंसान हर किसी को एक साथ हमला करने के लिए मजबूर कर दे। मॉनिटर पर डायरेक्टर जैक फटने वाले हैं। ये उन पर निशाना था। उनके पास ये सोचने का हर कारण है कि क्या मैं सीन को एक कवर के रूप में इस्तेमाल कर रहा था उन्हें पर्सनली अपमानित करने के लिए। सीन 4। स्टेला और जोर से संघर्ष करती है। उसका चेहरा रंगहीन हो जाता है, होंठ सफेद पड़ जाते हैं। छूटने के लिए बेचैनी से लड़ती हुई वो मदद के लिए चिल्ला रही है। पूरा सेट बिल्कुल शांत हो जाता है। लगभग हर जोड़ी आंखें खुली हैं, सीन पर टिकी हुई हैं। चलो डायरेक्टर, कोई भी देखकर बता सकता है कि स्टेला सच में डरी हुई है। ईथन रुक क्यों नहीं रहा है? संघर्ष के बीच में मैं हाथ बढ़ाता हूं और स्टेला के गले पर अपना हाथ बंद कर लेता हूं। हम दोनों दीवार से टकराते हैं, शरीर करीब आ जाते हैं। मैं उसे वहां पकड़े रहता हूं, बेजज्बात, आंखें ठंडी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? तुम्हें सच में क्या लगता है मैं क्या हूं? स्टेला की आंखें लाल हो जाती हैं। आंसुओं की एक बाढ़ बह जाती है। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। वो इसलिए नहीं गिरती क्योंकि मैंने उसे सहारा दिया है। वो मुश्किल से सीधी रहती है। पोजीशन बहुत असुविधाजनक है, लेकिन वो सच में डर से कांप रही है। जिस तरह से वो उसे देखता है, वो उसके लिए एक इंसान भी नहीं है, बस इस्तेमाल करने के लिए एक चीज़। स्टेला उसमें खो जाती है, ठीक उस कैरेक्टर की तरह जिसे वो प्ले कर रही है। जैसे उसने उसके साथ कुछ बुरा किया हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। स्टेला आखिरकार टूट जाती है और सिसकती है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं बस उसे एक शांत, बेचैन करने वाले मज़े के साथ देखता हूँ। फिर मास्टर जो मॉनिटर के पीछे हकीकत में वापस आते हैं और चिल्लाते हैं, कट। जैसे ही ये शब्द गिरते हैं, मैं उसे छोड़ देता हूँ। दोनों हाथ उसके कंधों पर जाते हैं, उसे स्थिर करते हुए। सॉरी, मैं जल्दी से कहता हूँ। स्टेला पलक झपकाती है। अगले ही पल वो पूरी तरह से रोने लगती है। हर कोई हैरान है जो उन्होंने अभी देखा उससे पूरी तरह से टूट गए हैं, चाहे वो स्टेला हो या आसपास खड़े क्रू। लगभग हर कोई मेरे साथ सीन के अंदर खींच लिया गया है। जिस तरह से मैंने बिना रुके गाली दी, वो आंखें अछूत, कानूनहीन, एक हाथ उसके गले पर, एक पैर उसके खिलाफ, पूरा अपमानजनक, दबाव डालने वाला प्रदर्शन। सब कुछ मिलाकर हर किसी को एक गहरी अनुभूति हुई। ये आदमी एक बिगड़ा हुआ अछूत अमीर बच्चा है, हद से ज्यादा लापरवाह। लेकिन जैसे ही मास्टर जी ने कट कहा, सब रुक गया, एक स्विच की तरह साफ। मैं एक पल में बिल्कुल अलग इंसान बन गया। अद्भुत। शाओ और कुछ क्रू मेंबर्स के साथ स्टेला आखिरकार रोना बंद कर देती है। वो एक कुर्सी पर बैठी है, मुझे खाली नज़र से घूर रही है। उसके अंदर कुछ जोर से घूम रहा है। उस एक सीन ने उसमें पहले ही कुछ बो दिया है। एक इतना सजीव भ्रम जो उसे हिला देता है जैसे उनके बीच सच में कुछ हुआ हो। एक ऐसी नाराज़गी जिसे वो उस इंसान के प्रति नहीं हिला सकती जो सिर्फ एक रोल प्ले कर रहा था। यहाँ तक कि स्टेला खुद भी इससे बेचैन है। एक आदमी एक कैरेक्टर में ऐसे कैसे खो सकता है और इतनी देर तक उसमें रह सकता है? कमरे के दूसरी तरफ डायरेक्टर जैक के विचार भी उतने ही उलझे हुए हैं। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बिगड़े हुए अमीर बच्चे को इस तरह से जीवंत किया था कि कोई कमी नहीं रही, हर मानवीय इंस्टिंक्ट से। उस कमरे में खड़ा ईथन अभी एक्टिंग नहीं कर रहा था, वो कैरेक्टर था। इसमें कोई सवाल नहीं था। घमंडी, अकड़ू, निर्दयी। ये अजीब है, एक एक्स्ट्रा ये कैसे समझ लेता है? और मास्टर जियो ने जो कहा था, उससे ईथन का बैकग्राउंड जितना हो सकता है उतना ही साधारण। हाय, हर तर्क के हिसाब से उसमें उस ऊर्जा का एक भी निशान नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर जैक सच में उलझन में है। सिर्फ मास्टर जियो खुशी से झूम रहे हैं।
इतने उत्साहित हैं कि वो मुश्किल से शब्द बोल पा रहे हैं। वो मेरे कंधे पर थपथपाते हैं, हंसते हुए। ईथिन, वो अद्भुत था, सच में अद्भुत, वो परफॉर्मेंस अभी। इस इंडस्ट्री में अपने सालों में ये सबसे अच्छा है जो मैंने कभी देखा है। कोई इसके करीब नहीं आता। तुम इतने सजीव, इतने असली थे। मेरी आंखों में तुम वो लापरवाह अछूत अमीर बच्चे थे, पूरी तरह से। शुक्रिया मास्टर जियो। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और स्टेला की तरफ वापस देखता हूँ। क्या वो ठीक है? मुझे लगता है मैंने उसे शायद डरा दिया है। वो ठीक है, वो ठीक है। इसे उसके लिए एक सबक समझो, जिस तरह का तुम किसी भी स्कूल में नहीं खरीद सकते। मास्टर जैक डायरेक्टर जैक की तरफ मुड़ते हैं। खैर जैक, संतुष्ट हो? संतुष्ट से ज्यादा। सच कहूं, इस लेवल का हुनर एक एक्स्ट्रा का नहीं है। ईथन, तुमने कभी किसी एजेंसी के साथ साइन नहीं किया? कभी नहीं, बस ग्रेजुएशन से ही मेहनत कर रहा हूं। डायरेक्टर जैक को कुछ महसूस होता है। उसने मुझे आने से पहले ही नकार दिया था, लेकिन अब इस बच्चे में कुछ असली है, कोई जिसके बारे में मास्टर जी इतनी तारीफ करते हैं। क्या उसे कंपनी में लाना चाहिए? उसे साइन करना चाहिए? डायरेक्टर जैक एक सांस लेते हैं और झुकते हैं। ईथन, सीधे बात, तुमने मेरी हर उम्मीद को पार कर दिया। सिर्फ इसके आधार पर मैं गारंटी दे सकता हूं कि कंपनी तुम्हें साइन कर लेगी। क्या तुम्हें दिलचस्पी है? कुछ साल मेरे नीचे ट्रेन करो और मैं वादा करता हूं कि तुम बहुत आगे जाओगे। डायरेक्टर जैक का चेहरा उम्मीद से भरा है, लेकिन ठीक फिलिप की तरह उसे सीधा मना कर दिया जाता है। मैं बिना हिचकिचाए सर हिलाता हूं। कोई अपमान नहीं डायरेक्टर जैक, मैं अभी किसी के साथ साइन करने के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे पहले खुद को निखारने के लिए और समय चाहिए। डायरेक्टर जैक पलक झपकाते हैं। ऐसा मौका और वो बिना सोचे समझे मना कर देता है। वो एक एक्स्ट्रा है। डायरेक्टर जैक सोचते हैं कि शायद वो साफ नहीं थे। वो फिर से कोशिश करते हैं। ईथन, हमारे पीछे जो कंपनी है वो जिंगहुआ मीडिया ग्रुप है। मुझे पता है, मास्टर जी ने बताया था। डायरेक्टर जैक, सच में शुक्रिया, लेकिन मेरा फैसला वही है। यहाँ तक कि मास्टर जी भी बीच में बोलते हैं। ईथन, क्या तुम्हें यकीन है? एक प्रॉपर प्रोडक्शन के अंदर ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मौके होंगे। मास्टर जे, डायरेक्टर जैक, क्या हो अगर ये एक ही टाइप का रोल है जो मैं कर सकता हूँ? क्या हो अगर मैं कुछ और नहीं संभाल सकता? क्या आप मुझे साइन करने पर पछताएंगे? और अगर आप पछताते हैं, अगर आप मुझे साइड कर देते हैं, तो मैं अपनी मेहनत से ही ज़्यादा खराब हालत में होऊंगा। मेरी नज़र में एक एक्स्ट्रा रहना, छोटे मोटे पार्ट्स लेना, वो भी हुनर को बढ़ाता है। डायरेक्टर जैक और मास्टर जे एक दूसरे को देखते हैं। सही बात है, वो उसे नहीं जानते, वो उसकी रेंज नहीं जानते। अगर बिगड़ा हुआ अमीर बच्चा उसका एक ही चिक है, तो वो एक बंद गली है। एक ही नोट वाला एक्टर कहीं नहीं जाएगा। एक एक्टर जो सिर्फ वही एक टाइप प्ले करता है, उसका इस बिजनेस में कोई भविष्य नहीं है। तो बच्चा गलत नहीं है। एक शेल्फ पर बंद होने के खतरे से कुछ और साल की मेहनत का खतरा उठाना बेहतर है। पता लगाओ कि तुम्हारी रेंज सच में कितनी है। कमरे में एक ही साफ सोच वाला, और वो सबसे छोटा है, प्रभावशाली। जितना मैं अपनी बात पर अड़ा रहता हूँ, मास्टर जियो को मैं उतना ही ज्यादा पसंद आने लगता हूँ। और यहाँ तक कि डायरेक्टर जैक भी गर्म होने से खुद को रोक नहीं पाते। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक्टर्स जो शॉर्टकट्स का पीछा नहीं करते, वो एक दुर्लभ नस्ल है। डायरेक्टर जैक एक लंबी सांस छोड़ते हैं और मुस्कुराते हुए सर हिलाते हैं। ठीक है, मैं इसका सम्मान करता हूं, लेकिन संपर्क में रहेंगे जब समय सही लगे। हमें ध्यान में रखना। तुम्हें हमारे पीछे की ताकत पता है। शुक्रिया डायरेक्टर जैक। तो रोल के बारे में क्या? रोल तुम्हारा है, कोई सवाल नहीं। हम आज साइन करते हैं। और वो माइनर फीचर्ड रेट मास्टर जे ने बताया था, मुझे लगता है वो थोड़ा कम है। हम तुम्हें मिड टियर फीचर्ड रेट पर साइन करेंगे। बस वही एनर्जी हर सीन में लाना। मेकअप से बाहर मैं वापस मुस्कुराता हूं। हम हाथ मिलाते हैं। इस बार एक मजबूत असली पकड़। फिर कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर वर्क आते हैं। मिड टियर फीचर्ड रेट 600 से 200 दिन का होता है। डायरेक्टर जैक आमतौर पर पैसे के मामले में सख्त, एक अच्छा प्रभाव बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सीधा 800 दिन पर जाते हैं। रोल बड़ा नहीं है, लेकिन ये मुझे सेट पर 15 से 20 दिन तक रखेगा। परफेक्ट। 20 दिन में 16,000 जेब में आएंगे। बिल्कुल बुरा नहीं। जब तक सब कुछ सुलझ जाता है, दोपहर हो जाती है। मैंने एक क्रू का लंच बॉक्स लेने में कामयाबी हासिल की और सबके साथ बैठा। फार ईस्ट टावर के ऊपर वाले फ्लोर पर 30 युआन का खाना खाते हुए लंच के बीच में मेरा फ़ोन बजा। मैंने देखा, माँ है। मेरा सीना टाइट हो जाता है। वो आमतौर पर तब तक कॉल नहीं करती जब तक कुछ हो ना जाए। क्या ये संपत्ति हो सकती है? सिस्टम ने कहा था आज रात से पहले मेरे माता पिता को 10 अरब से ज़्यादा की संपत्ति मिलेगी, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि कब। क्या ये अभी हो सकता है? मैंने जवाब दिया,
हे माँ, क्या बात है बेटा, क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ आती है, हल्की, आसान, उत्साहित नहीं, कुछ भी असाधारण होने के कोई संकेत नहीं। माँ, मैं सेट पर लंच कर रहा हूँ। क्या बात है? ओह, क्या तुमने साइन कर लिया? नहीं, बस एक मिड टीयर फीचर्ड रोल। ओह मेरे बेटा, तुम पहले से ही मिड टीयर पर हो, अब एक एक्स्ट्रा नहीं हो। मैं उसकी प्रतिक्रिया पर पलक झपकाता हूँ। माँ, क्या ये सच में इतना हैरान करने वाला है? तुम्हारा बेटा हमेशा एक एक्स्ट्रा से आगे बढ़ने वाला था। मैं तुम्हें बताता रहता हूँ, तुम कभी विश्वास नहीं करती। हाँ, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल। ठीक है, तुमने असल में किस लिए कॉल किया था? पॉइंट पर आओ। कुछ खास नहीं, बस बताने के लिए। तुम्हारे दादाजी के दिमाग में अचानक आ गया कि उन्हें पुराने घर वापस जाना है। किस लिए? तुम्हें पता है वो कैसे हैं? आज वो कुछ पुराने कीमती चीज़ों के बारे में बदबदाना शुरू कर देते हैं जो पिछले आंगन में दबी हुई हैं। कहते हैं वो उनके बारे में लगभग भूल गए थे, उन्हें खोद कर निकालना है। पुरानी कीमती चीज़ें, वही कहते हैं। मिंग और किंग वंश से वो दावा करते हैं, यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन युग से भी। जड़ें, जेवर, सब कुछ। हाँ, कहते हैं ये 10 अरब से ज़्यादा का है। मैं अपना ड्रिंक हर तरफ छलक देता हूँ। मास्टर जियो चिंता से देखते हैं। मैं कूदता हूँ माफ़ी मांगते हुए, सॉरी, मैं ये बाहर लेता हूँ। मैं बाहर निकलता हूँ और सुनता रहता हूँ। माँ, दादाजी ने 10 अरब कहा, वही उन्होंने कहा। वो बूढ़े हो रहे हैं, वो हाल ही में काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने वापस जाने पर जोर दिया, इसलिए पापा और मैं उनके साथ जा रहे हैं। बस तुम्हें बताना चाहती थी ताकि तुम चिंता ना करो अगर तुम घर आओ और वहाँ कोई ना मिले। माँ, ये कीमती चीज़ें जिनका दादाजी ने जिक्र किया, तुम्हें उनकी कोई याद नहीं है? देखो, तुम्हारे दादाजी कंफ्यूज हैं और अब तुम भी हो। वो बस पुराने घर जाना चाहते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे दादाजी खजाने पे बैठे हैं? क्या हो अगर वो हैं? हाँ, खैर, अगर है तो माँ तुम्हारे लिए हर एक पैसा बचाएगी जब तुम एक पत्नी ढूंढोगी। ठीक है, मुझे जाना है, तुम्हारे दादाजी पहले से ही नीचे जा रहे हैं। बाय। क्लिक। मैं वहाँ बिल्कुल सुन खड़ा रहता हूँ। तो इस तरह से 10 अरब की संपत्ति आती है। सिस्टम, तुम बिल्कुल पागल हो। ये इतनी चतुर चाल, और तुम इसे करने के लिए मेरे दादाजी का इस्तेमाल करते हो। दादाजी 2 साल से कंफ्यूज हैं। अगर इससे उनका दिमाग साफ हो जाता है तो खैर, कम से कम ये एक संदिग्ध मूल की संपत्ति नहीं है। और अगर ये सच में असली पुरानी चीज़ें हैं, मिंग और चिंग वंश के टुकड़े, तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 1 दर्जन या इससे ज़्यादा आराम से 10 अरब पार कर सकते हैं। मैं एक लंबी सांस छोड़ता हूँ। इससे कुछ और भी कंफर्म होता है। मैं पहले से ही नॉर्मल हो गया हूँ, लेकिन संपत्ति गायब नहीं हुई है। ये वादे के मुताबिक आ गई। इसका मतलब है कि सिस्टम ने जो मुझे स्टेटस बूस्ट दिया है, वो सिर्फ एक अस्थायी कार्ड प्रभाव नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो सच में जड़ पकड़ता है। मुझे बस इसे एक्टिवेट करने के लिए परफॉर्म करना है। परफेक्ट। हालांकि एक 10 अरब की पृष्ठभूमि वाले बिगड़े हुए अमीर बच्चे के रूप में मैं काफ़ी अदृश्य हूँ। मेरे माता पिता को जानकर भले ही उन पुरानी चीज़ों को 10 अरब का कंफर्म कर दिया जाए, वो कभी भी सार्वजनिक रूप से एक शब्द नहीं कहेंगे। अचानक मेरे पीछे कदमों की आहट नरम धीरे धीरे आती हुई। मैं अपना फ़ोन जेब में डालता हूँ और मुड़ता हूँ। ये स्टेला है। उसका चेहरा थोड़ा अजीब है, एक हाथ उसके दूसरे बाजू पर, मेरी तरफ धीरे धीरे आती हुई, जैसे वो बिल्कुल नहीं जानती कि वो आना चाहती है। हे, मैं उसकी तरफ मुड़ता हूँ और पहले बोलता हूँ। जिस तरह से मैंने वो सीन परफॉर्म किया, उसने उस पर ज़रूर असर डाला। उसे दोष नहीं दे सकते। स्टेला सिर्फ एक सॉफ्टमोर है, अभी भी दिल से एक स्टूडेंट है। उन अनुभवी अभिनेत्रियों के विपरीत जिन्होंने सब कुछ देखा है, उसने अभी तक वो कवच नहीं बनाया है। उसमें अभी भी एक निश्चित ताजगी है, एक ईमानदारी जो अभी तक मिटी नहीं है। स्टेला करीब आती है, वो खुद को मुझे देखने के लिए मजबूर करती है और एक छोटी सी मुस्कान देती है। हे, पहले के लिए माफ़ करना, मैंने शायद तुम्हें डरा दिया है ना। ठीक से माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। स्टेला हंसते हुए अपना सिर हिलाती है, अब काफ़ी आराम से। वो मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है, खिड़की की सिल पर टिककर, और एक धीमी सांस लेती है। क्या मैं वहां शर्मिंदा हो रही थी? बिल्कुल नहीं। तुमने अच्छा किया। स्टेला नीचे देखती है और आह भरती है। ऐसा मत कहो। सच कहूं, मैं मुश्किल से फीमेल लीड के रूप में टिकी हुई हूं। मास्टर जे मेरे दादाजी के पुराने दोस्त हैं और डायरेक्टर जैक उनके स्टूडेंट हैं। यही एक कारण है कि मुझे ये रोल मिला है। मुझे बिल्कुल पता है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ।
मैं कुछ नहीं कहता, मैं बस उसे देखता हूँ। वो सच में आकर्षक है, उसकी उपस्थिति, उसका व्यवहार, सब कुछ। कोई आश्चर्य नहीं कि वो जिन्वा फिल्म अकेडमी में भी अलग दिखती थी, 2023 की क्लास की टॉप ब्यूटी। पहले जिन्वा से हर टॉप ब्यूटी ने सफलता हासिल की है, कुछ पहले से ही देश के एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के बड़े नामों में शामिल हैं। तो जब तक उसकी किस्मत साथ देती है, स्टेला का भी वक्त आएगा। लेकिन अभी वो अभी भी स्टूडेंट मोड में है। मेरे साथ एक सीन में दर्द से रो पड़ना, यहाँ तक कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया, उसने उसे जितना बताया उससे ज्यादा हिला दिया था। मैं समझता हूँ कि वो क्या महसूस कर रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो यहाँ एक कारण से बात करने आई है, उस बची हुई बेचैनी को दूर करने के लिए, ऐसी जो मानसिक और शारीरिक दोनों है। आखिरकार हमें लगभग 20 दिन एक साथ काम करना है, तो मैं बस वहाँ टिक कर बैठा रहता हूँ और बातचीत को जहाँ जाती है वहाँ जाने देता हूँ, आसान, बिना जल्दी के। एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जानने से अभी मदद मिलेगी जब कैमरास चलने लगेंगे, और धीरे धीरे जैसे हम बात करते हैं, स्टेला के चेहरे पर एक उज्जवल और आसान मुस्कान आ जाती है। उस दोपहर बिगड़े हुए अमीर बच्चे के आर्क की फिल्मिंग ऑफिशियल तौर पर शुरू हो जाती है। शुरुआत होती है मुझसे, एक घमंडी अमीर विलन के रूप में, जो असली और एक्टिंग के बीच की लाइन मिटा देता है। स्टेला तेजी से कैरेक्टर में ढलने लगती है। उसके लिए दुख की बात यह है कि हमारा हर सीन काफ़ी इंटेंस है। डोमिनिक एक ग्रेजुएट के पीछे पड़ा है और उसे छोड़ने से मना कर रहा है। जब वो उसे नहीं पा सकता तो वो उसे परेशान करने लगता है और स्टेला हर दूसरी टेक में रोने लगती है। लेकिन जितना ज़्यादा ये होता है, उसका सेल्फ हिप्नोसिस उतना ही गहरा होता जाता है। एक्टिंग और रियलिटी की लकीर उसके शरीर में घुलने लगती है। ये लगने लगता है जैसे उसके साथ सच में कुछ हुआ हो। शर्म की एक लहर आती है, खासकर जब डोमिनिक स्क्रीन पर उसका फ़ायदा उठाता है। दोपहर की शूटिंग खत्म होने तक स्टेला मुझसे नज़र नहीं मिला पाती। उसके दिमाग में वो मेरे दो चेहरों के बीच फंस गई है। एक है ईथन, गरम, आसान और उज्जवल। दूसरा है डोमिनिक, निर्दयी, शिकारी और ठंडा। कितनी अजीब बात है। फिल्मिंग के साथ स्टेला एक फैंटेसी में खोने लगती है। शायद उस निर्दयी डोमिनिक के आगे सरेंडर करना आसान होता, क्योंकि एक बार जीत मिल गई तो ईथन वहीं होता, मुस्कुराते हुए। इस बंदे का उस पर कुछ असर है। जब दिन की शूटिंग खत्म होती है, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड घर जाता हूँ। बाकी सब मेरी एनर्जी मैच करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस पल मैं इस अमीर बच्चे के जूते में कदम लगता हूँ, ये मेरे लिए नेचुरल हो जाता है। सिर्फ इंस्टिंक्ट, उतना ही घमंडी जितनी सीन की मांग है, और उससे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं। ज़बरदस्ती फीलिंग्स लाना थका देता है। इस मायने में स्टेला मेरी शुक्रगुजार है, क्योंकि मेरे सामने आते ही वो तुरंत कैरेक्टर में आ जाती है। इतने विश्वसनीय तरीके से कि डायरेक्टर जैक को भी लगा कि सब असली है। मेरे छोटे किराए के फ्लैट में वापस आकर मैं शावर लेता हूँ, तभी फ़ोन बजता है। फिर से माँ। मेरा दिल उछलता है। क्या ये वही किस्मत है? मैं तुरंत उठाता हूँ। हे माँ, इतनी देर से कॉल, मतलब पक्का कोई अच्छी खबर है। बेटा बेटा, हम अमीर हो गए। उनकी खुशी से कांपती आवाज़ सुनकर मैं चैन की सांस लेता हूँ। हो गया। अमीर कैसे? बेटा, हम सच में अमीर हैं। दादाजी को अचानक सब याद आ गया। वो हमें पुराने घर के पिछले आंगन में ले गए। उन्होंने हमसे एक बेसमेंट खुदवाया। वो पुरानी चीज़ों से भरा था। दादाजी सच बोल रहे थे। माँ रो रही हैं। मेरे अंदर कुछ हिल जाता है। मेरे माँ बाप, जिन्होंने सारी जिंदगी तंगी में बिताई, अचानक इतनी दौलत के सामने खड़े हैं। वो घबराए हुए हैं। माँ, सांस लो, शांत रहो। सोचो, ये सब हमारी फैमिली का ही तो था ना। हाँ, तो दादाजी हमेशा से अमीर थे और इससे आप एक बड़े खानदान की बेटी बन गई। चिल मारो माँ, आप हमेशा से एक लेडी रही हैं। अरे छोड़ो ये सब, माँ हंसते हुए कहती हैं। बेटा, तुम्हारे पापा तो पागल ही हो गए हैं। वो दादाजी से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वो 100 से ज़्यादा चीज़ें हैं। दादाजी कह रहे हैं उनकी कीमत 10 अरब हो सकती है। ये तो बहुत अच्छा है। क्या? मैंने कहा ये बहुत अच्छा है माँ। क्या तुमने सुना नहीं? वो एंटीक्स हमारे परिवार की हैं, शायद 10 अरब से ज़्यादा की। मैंने सुन लिया। 10 अरब? तुम ठीक तो हो? हमारे पास इतना खजाना है और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मौसम की खबर दे रहे हो। क्या तुम खुश नहीं हो? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? ये आपकी दौलत है, मेरी नहीं। दादाजी ने आपके लिए छोड़ी है, बस इसे अच्छी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करो। बहुत हुआ। अरे, जो हमारा है वो तुम्हारा है। 2 बूढ़े लोग इसका क्या करेंगे? कुछ साल बाद तो ये सब तुम्हारे पास ही आएगा। क्या हम इस बारे में बात ना करें? अभी तो सब शुरू हुआ है। इसे छुपा कर रखो, शांति से संभालो, थोड़ा थोड़ा करके बेचो।
अगर मदद चाहिए तो मैं किसी भरोसेमंद को ढूंढ लूंगा। कैसी मदद? हम सब संभाल लेंगे। हम इसे तुम्हारी शादी के लिए बचा कर रखेंगे। फिर से वही बात, मैं इसमें नहीं पड़ने वाला। आप दोनों रातों रात अरबपति बन गए हो, अब खुद ही संभालो। मैं थोड़ी देर में घर आऊँगा और अगर आपने खुद पर खर्च नहीं किया तो मैं करवाऊँगा। बेटा, माँ ये सब तुम्हारे लिए। माँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुम अजीब हो, ये 10 अरब हैं, $10 नहीं। कैसे हो तुम? ठीक है माँ, सब संभाल कर रखना, मैं थका हूँ, बाय। मैं फ़ोन फेंक कर आंखें बंद कर लेता हूँ। शादी की क्या जल्दी है? सही लड़की मिलनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सब असली होना चाहिए। इसके अलावा 10 अरब की फैमिली फॉर्चून पीछे है, तो ये क्या बचा रहे हैं? उन दोनों को जानता हूँ, वो हर चीज़ को दबा कर रखेंगे और एक भी नहीं बेचेंगे। मुझे जल्दी वापस जाकर उन्हें खर्च करने पर मजबूर करना होगा। एंटीक्स की चिंता नहीं है, पापा बहुत कंजूस और सावधान हैं। उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो चीज़ें इतनी गहरी दबी रहेंगी कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। सोने का सही समय है। आज दोपहर मैंने डायरेक्टर जैक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 20 दिन सेट पर। उसके बाद व्हाट इज़ एन एक्टर की लाइव फिल्मिंग शुरू होगी। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं आंखें बंद करता हूँ और कुछ ही देर में सो जाता हूँ। अगले 20 दिनों तक मैं रोज़ सेट पर जाता हूँ जैसे कोई रेगुलर नौकरी हो, और मेरी परफॉर्मेंस पूरे क्रू को हैरान कर देती है। मास्टर जियो हर रोज़ मेरे सीन्स देखने आते थे। जितना वो देखते उतना ही वो उलझ जाते। उन जैसा वेटरन भी मेरी एक्टिंग में कोई कमी नहीं ढूंढ सका। हर एक्सप्रेशन, हर मूवमेंट बिल्कुल नेचुरल था, जैसे मेरे अंदर 2 अलग लोग रहते हों। कैमरा शुरू होते ही मैं वो घमंडी अमीर बच्चा बन जाता और कट होते ही मैं वापस आम इंसान बन जाता। ये एक्टिंग से परे की चीज़ थी। डायरेक्टर जैक और मास्टर जे बहुत खुश थे। उन्हें एक हीरा मिल गया था। कम से कम बिगड़े हुए अमीर बच्चे वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो रहा था। बाकी सबके लिए थोड़ा मुश्किल था। रेक्स को कई बार असली थप्पड़ पड़े। मैं कभी पीछे नहीं हटा। वो बड़बड़ाया ज़रूर, पर वो एक पुराना एक्टर है, वो समझता है। बैकग्राउंड एक्स्ट्रास को भी ठोकर मिलती रहती थी। गालियां तो रोज की बात थी। सबसे ज्यादा असर स्टेला पर हुआ। हर दिन एक नई मुसीबत थी। डोमिनिक वाला पार्ट झगड़ों से भरा था, तो उसके रोने वाले सीन्स बढ़ते गए। पहले उसे रोने में दिक्कत होती थी, पर अब मेरे सामने आंसू मोतियों की तरह गिरते थे। उसका दिमाग 2 हिस्सों में बट गया था, डोमिनिक से डर और मेरे लिए इज्जत। और ऐसे ही 20 दिन बीत गए। मेरे सीन्स टाइम पे ख़त्म हो गए। रात के 8:30 बजे हमने रैप किया। डायरेक्टर जैक मुझसे पूरी तरह इम्प्रेस थे। वो पूरी टीम को एक रेस्टोरेंट ले गए, सेलिब्रेशन और आगे की बात करने के लिए। कोई भी डायरेक्टर मुझ जैसे बंदे को नहीं छोड़ना चाहता। जैक मुझे अपने करीब रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने सी फूड और महंगी वाइन मंगवाई। मास्टर जो और स्टेला भी वहीं थे। खाना और हंसी मजाक चलता रहा। जैक ने कई बार इशारा किया कि मैं उनके साथ ही रहूं। मैंने हर बार प्यार से मना कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्यों। एक ऐसा मौका जिसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा जान दे दे, मेरे लिए बेकार था। शायद मेरी मंजिलें और ऊंची थीं। आखिर में जैक ने पीछा छोड़ा। डिनर आधी रात के बाद तक चला। मैं काफ़ी पी चुका था, खासकर मास्टर जी की वजह से। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था, इसीलिए मैंने भी पीना बंद नहीं किया। जब बिल पे हुआ और हम नीचे आए तो सब थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। डायरेक्टर जैक ने शाओ को इशारा किया। शाओ, तुम ईथन को घर छोड़ दो। मास्टर जी और मैं कैब ले लेंगे। स्टेला, तुम मेरे साथ चलो। डायरेक्टर जैक, मैं ईथन को छोड़ दूंगी। स्टेला तुरंत मेरे पास आई। बिना जवाब का इंतजार किए उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा। शाओ हैरान रह गई। जैक पलक झपकाते रह गए। स्टेला ने आज शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। वो सारा वक्त शुगर फ्री सोडा पी रही थी। एक्ट्रेसेस अपना वजन चेक करती हैं, वो बिल्कुल होश में थी। सबकी नज़रों के बीच स्टेला ने ऐसे दिखाया जैसे कुछ अजीब नहीं हो रहा। मेरा घर ईथन के पास ही है। रास्ते में पड़ता है। मैंने पिया भी नहीं है। मैं उसे कैब में ले जाऊंगी। दूसरों को देखे बिना वो मुझे रोड की तरफ ले गई। जैक कुछ बोलने वाला था, पर मास्टर जी ने उसे रोक दिया। जैक, वो धीरे से बोले, उसे जाने दो, तुम उसे नहीं रोक पाओगे। जैक का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। सब जानते थे कि अगर एक औरत ऐसा करती है तो उसका मतलब क्या है। इस इंडस्ट्री में ये सब होता रहता है, पर जैक को ये किसी धक्के से कम नहीं लगा। 40 मिनट बाद स्टेला मुझे लगभग उठाकर अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक ले गई। उसका इरादा कभी मुझे मेरे घर छोड़ने का था ही नहीं। 20 दिन, बस इतना ही समय लगा। इंसान कितना अजीब होता है। स्टेला के केस में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो सच में मेरी इज्जत करती है, और उसकी वजह से जब वो डोमिनिक का सामना करती है
तो उसका मन सरेंडर करने को करता है। वही खिंचाव आज उसे मुझे अपने घर लाने पर मजबूर कर गया। ये कभी ना कभी तो होना ही था। और उस रात आधा बेहोश और बेबस मैं हार गया। अगली सुबह 10 बजे के बाद मैं नींद में उठा और रियलाइज किया कि ये मेरा अपार्टमेंट नहीं है, ना ही कोई होटल। मैंने दिमाग पर जोर डाला और कल रात की बातें याद आने लगीं। मैं जम गया। हे भगवान, मैं तो फंस गया। मैंने कंबल हटाया और देखा, निशान साफ थे। तो सच में हारा कौन? मैंने आसपास देखा। स्टेला यहाँ नहीं थी। साइड टेबल पर एक नोट था। मैंने उसे उठाया। जब तुम उठो तो शावर ले लेना। शीट्स की चिंता मत करना, मैं देख लूंगी जब मैं वापस आऊंगी। किचन में ब्रेकफास्ट है, खाकर जाना। कल रात मेरा फैसला था तो बुरा मत मानना। नीचे एक छोटा लाल स्टार और एक पोनीटेल वाली लड़की का चित्र था जो मुस्कुरा रही थी। मैं मुस्कुराए दिना नहीं रह सका। चलो ठीक है, हम दोनों एडल्ट्स हैं। बिना किसी जज्बात के एक रात बिताना कोई अजीब बात नहीं है, खासकर इस इंडस्ट्री में। फिर भी स्टेला का पहला कदम उठाना मेरे लिए हैरानी की बात थी। वो ऐसी लड़की नहीं लगती। मैं उठा, मैंने एक बार फिर शीट्स को देखा। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास हुआ। स्टेला जैसी लड़की इतनी बोल्ड हो सकती है? उसका कमरा काफी सुंदर था, पिंक रंग, बिल्कुल लड़कियों जैसा। मैं बेडरूम से बाहर आया और अपार्टमेंट घूमने लगा। ये काफी बड़ा था, मतलब उसकी फैमिली के पास पैसा है। किचन में ब्रेकफास्ट रखा था और मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बैठ गया और खाने लगा। खाने के बाद एक क्विक शावर। 1 घंटे बाद मैं स्टेला के अपार्टमेंट से निकल गया। अब दिमाग ठीक करने का वक्त है। ये बस एक हसीन मुलाकात थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे बीच कोई असली जज्बात नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से तो नहीं। वो सुंदर है, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेहतर है मैं अपना ध्यान